खोया फिर भी बहुत कुछ पाया, ऐसे जवानों की उपस्थिति है। उन सब को साथ रख के हमारा इस कार्यक्रम का दीप प्रागट्य करने के लिए मैं यहाँ पे मंच पे बुलाना चाहूँगा। उससे पहले आप सभी तमने बधाने गुजरातीमां कहूँ तो खास जे नीचे बेसी शके एम छे एमने कहूँ के पोतानी खुर्सी अत्यारे पण मूकीने नीचे पोतानुं स्थान लई ले। जे हजी व्यवस्थित छे, जेमना हाथ पग बरोबर चाले छे, बधुं बरोबर छे, जेमने नीचे बेसवामां कोई तकलीफ नथी, एवा लोकोने हजी विनंती करीश के अहींया मंचना अग्रभागनी अंदर ज्यां संतोनी मेहमानोनी उपस्थिति छे ए भागनी अंदर पोतानुं स्थान स्वीकारी ले। हमारे यहाँ दीप प्रागट्य के माध्यम से कार्यक्रम का प्रारंभ होने जा रहा है और उसमें हमारे बीच ऐसे ऐसे लोगों की उपस्थिति है जिन्होंने ये युद्ध में बहुत कुछ जिम्मेदारियां निभाई है। ऐसे हमारे श्रीमान सुरिंदर सिंह जी को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। वो अपनी वर्दी में ही सब कुछ वो दीप प्रागट के लिए अपनी पूरी वर्दी में ही स्टेज के ऊपर पधारेंगे। उनके साथ डॉक्टर जयंती भाई भाड़ेसिया, उनको भी मैं बुलाना चाहूंगा। मनीष भाई पारिक कमांडर, प्रवीर भाई धोड़किया यहाँ स्टेज के ऊपर अपना स्थान स्वीकारे और उनके साथ भुज मंदिर की ओर से भी बहुत सारे संतों की उपस्थिति के बीच मैं यहाँ पे सदगुरु हरि बड़दास जी स्वामी एवं उनके साथ पधारे शास्त्री लक्ष्मण प्रकाश दास जी स्वामी, ये दोनों संतों को भी मैं यहाँ आहूत करता हूँ। पधारिए और दीप प्रागट्य में अपना स्थान स्वीकारिए। ज्योति परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमस्तुते। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। स्वामी नारायण भगवान की, रामचंद्र भगवान की। यहाँ पे दीप प्रागट्य में उपस्थित सभी महानुभावों के साथ हमारे ये उत्सव की कुछ यादगार पले सामूहिक तस्वीर और उनके बाद पधारे हुए सभी मंचस्थ मेहमान अपना अपना स्थान कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन के अनुसार यहाँ स्वीकारे। सज्जनों, आप सब जानते हो हमारे बीच आज बहुत ऐसे लोगों की उपस्थिति है जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए, मां भारती की रक्षा के लिए रात और दिन कभी नहीं देखा। हमारे बीच ऐसे लोगों की उपस्थिति है जिनकी एक एक क्षण हमारे लिए चिंतित है, मां भारती के लिए चिंतित है। जिनकी विजय गाथा, जिनकी शौर्य गाथा बहुत सालों से हम गाते आ रहे हैं और बहुत सालों तक गाते रहेंगे। ऐसे उपस्थित मंचस्थ श्रीमान सुरिंदर सिंह जी के साथ पधारे हुए हमारे बीएसएफ के जवान और उनके साथ हमारी भारत की बेटियां जिन्होंने मां भारती के लिए और हमारे सब के लिए सब कुछ त्याग के सीमा पर खड़े रह के हमारी रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्यागा है। ऐसे उपस्थित हमारे बीच सर्व महानुभावों के साथ उपस्थित बीएसएफ के जवानों की तालियों के नाद से अभिवादन करेंगे। इस कार्यक्रम से आप सब परिचित हैं। अगला दिन
हम सब बाइक रैली के माध्यम से बहुत उत्साह के साथ उसमें सम्मिलित हुए थे। उसके साथ साथ आप सबका हृदय का भाव आज कुछ और ही बता रहा है। सज्जनों, आप सब जानते हो आज का दिन कारगिल विजय दिवस के नाम से जाना जाता है और उस दिन को हम सब आज उत्सव के रूप में मना रहे हैं। हमें आनंद है उस दिन जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ खोया है और हमें बहुत कुछ दिया है, ऐसे जवानों को हम नतमस्तक वंदन करते हैं। सज्जनों, आप सब जानते हो हमारे गांव का भी बहुत अच्छी तरह से इसमें योगदान मिला था और बहुत सारे यहां उपस्थित आप सब लोगों ने उनमें सम्मिलित होके एक बड़ा काम था, वो बड़ा काम करने के लिए भी आप सब राजी खुशी से अपने परिवार की ओर नहीं देखा, आपने मात्र राष्ट्रभक्ति की ओर देखा, आपने मात्र सीमा पर सेवा बजा रहे जवानों की ओर देखा। तो चलिए, आज ऐसी कुछ क्षणें हैं जिनमें हमारे गांव के बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए थे, तो उनका कुछ परिचय और पुरानी यादों हमारे सामने रखने के लिए मैं यहां पे बुलाना चाहूंगा। 1999 में कारगिल युद्ध के समय भारत पाकिस्तान स्थित अपनी कच्छ सरहद पर राष्ट्र कार्य में सुखपर गांव कैसे जुड़ा, सरहद पर क्या और कैसे कार्य किया, हम सभी को वह सब जानकारी देने के लिए उपस्थित है। उस घटनाक्रम में प्रत्यक्ष साक्षी और सहभागी रहे कार्यकर्ता श्री नारायण भाई वेलाणी। नारायण भाई यही सुखपर गांव के निवासी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 38 वर्षों से जुड़े हुए हैं। संघ में विविध दायित्व संभालते हुए वर्तमान में प्रांत सेवा प्रमुख का दायित्व निभाते हुए सेवाकीय प्रवृत्तियों को संभालने और बढ़ाने हेतु कार्य करने के साथ साथ सेवा साधना कच्छ और सेवा भारती गुजरात के ट्रस्टी के रूप में अपना अधिकतम समय सेवा कार्य में ही लगाते हैं। नारायण भाई से अनुरोध है 1999 का वह समग्र रोचक घटनाक्रम हमारे सामने रखे श्री नारायण भाई वेलाणी। भारत माता की। आज के अपने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सुरेंद्र सिंह सर, पूजनीय हरिबरदास जी स्वामी, लक्ष्मण प्रकाश दास जी स्वामी, डॉक्टर जयंती भाई भाड़ेसिया, प्रवीर भाई धोड़किया और कमांडेंट मनीष जी, और सुखपर गांव के पूजनीय सांख्य योगी माताओं, सर के साथ बीएसएफ की पूरी महिला और पुरुषों की जो टीमें आई है वह, और प्यारे गांववासियों। 1999 में जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो जो बड़ी आयु के लोग हैं उनको जानकारी है कि दूरदर्शन पर हम देखते थे कि तोपें चल रही है, लड़ाई चल रही है, और उसके बाद देशों के अलग अलग क्षेत्रों में जो टेंशन था, ऐसा ही टेंशन कच्छ की सरहद पर था। और हम सबको याद है भुज से नारायण सरोवर और भुज से खावड़ा का जो मार्ग है, उस माइलस्टोन पर पूरा काला पेंट लगा दिया गया था। वो सब आर्मी की व्यवस्था का भाग होता है। उस समय जब पूरा कच्छ का बॉर्डर, हमारे गांव से भी जवानों के ट्रक निकल रहे थे, बाकी सब मिसाइल सब जा रही थी, उस समय अपने भारतीय किसान संघ के प्रमुख कच्छ के माधापर के वतनी श्री वेलजी भाई भुड़िया का फोन आता है। वर्कशॉप में काम कर रहे थे और फोन आया लैंडलाइन पर और बताया कि ऐसा ऐसा एक काम आ पड़ा है
तो क्या था, तो पानी पूरा रण क्षेत्र में भर गया था। अभी रोड है, उस समय कच्चा रास्ता था, जहां से गाड़ी गुजरे वही रास्ता बन जाता था, ऐसी उस समय की स्थिति थी। आज तो पक्की सड़क है। तो पानी भर जाने से कारण एक हमारे में से जो भाई बहन बॉर्डर पर आए हैं उनको जानकारी है कि बीच में एक सरदार बेट तक जाने के लिए, विगा कोट हम बोलते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए बीच में एक करीम शाही करके एक दरगाह आता है और वहां तक पानी की लाइन की व्यवस्था थी। वहां से 22 किलोमीटर अपना विगा कोट आता है। उस क्षेत्र में पानी नहीं था और टैंकर चल नहीं सकते रण में पानी भर जाने के कारण। तो गवर्नमेंट ने तत्काल टेंडर निकाला। ये मैं हिंदी में सर जी इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे गांव ने जो पराक्रम किया बाकी सब जवानों को भी ध्यान में आए। तो टेंडर के कारण कॉन्ट्रैक्टर देखने के लिए जाते थे, लेकिन इसमें मशीन का कोई काम ही नहीं था, मैन पावर ही चाहिए, इसलिए सबने मना कर दिया। फिर गवर्नमेंट ने भारतीय किसान संघ का कांटेक्ट किया और उस क्रम में वेलजी भाई तक ये मैसेज पहुंचा और वेलजी भाई ने हमें याद किया, सुखपर को। तो जब फोन किया तो वेलजी भाई ने बताया कि हमें बहनें चाहिए, क्योंकि सर जी हमारे गांव की बहनें कठोर परिश्रम करने वाली है, वाड़ियों में, खेती में और मजदूरी भी। वो जब यहाँ बैठी है वो ज्यादातर बहनें स्वयं मजदूरी करने वाली है, लेकिन विदेश से भी जुड़ी है, फिर भी अपना स्वयं का काम करना ये हमारा एक ट्रेडिशनल है। तो इसकी उसको अच्छी सी ये फावट है, तो बहनें चाहिए जो ऐसा काम करती है खोदने का। तो हमने पूरे टीम बनाई और निकल पड़े घर घर पे। लगभग 10:30-11 बजे का समय था सुबह उस दिन 99 में। तो संकोच, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, जा सकते हैं क्या, और बहनें वो भी। फिर 2-3 बहनें तैयार हुई और गांव के सब प्रमुख लोगों को भी जानकारी मिल गई कि संघ के स्वयंसेवक कुछ प्रयास कर रहे हैं लोगों को इकट्ठा करने का। थोड़ी निराशा भी आई कि कोई तैयार नहीं हो रहा था। फिर 12:30-1 बजे तक इकट्ठा हुए और सब स्वयंसेवकों ने तय किया कि हम अपने अपने घर पे जाएंगे। 7-8 स्वयंसेवक थे और अपने ही परिवार को बोलेंगे कि उस स्वयंसेवक की माताजी आ रही है, पत्नी आ रही है, भाभी आ रही है, बहन आ रही है। तो एक दूसरे को हम आश्वासन दे के वो भी आ रहे हैं। तो ऐसा करके हम भोजन करके 1:30 बजे फिर इकट्ठे हुए। तो अपने स्वयंसेवकों के परिवार की लगभग 14 बहनें तैयार हो चुकी थी। तो अब उसका नाम लेके हम निकले गांव में और घर घर जाके, यहाँ हमारे एक मुकादम भी बहनें रहती है जो ग्रुप का लीडिंग करती है, उस बहनों से मिले। तो ऐसे करके 34 बहनें तैयार हो गई। कुछ हमारे गांव के जो वडील है, प्रमुख लोग हैं, वो भी तैयार हो गए। तो लगभग हम 48 लोग बहनों भाइयों मिलकर तैयार हो गए और सुबह 6 बजे निकलना है ऐसा तय हुआ। अपने शिवाजी चौक में इकट्ठा होंगे मुख्य मार्ग पर। जब सुबह 6 बजे हम आ गए थे, तब जो सुबह काम के लिए जीप, ट्रक, बाकी जो व्यवस्था टेम्पो, छकड़ा रहती थी, उसके लिए जो बहनें कुछ स्लेब भरने के लिए, कुछ वाड़ियों में निंदामण करने के लिए निकली थी, उन्होंने देखा कि ये सब बहनें जा रही है तो हम भी क्यों ना जाए। तो ऐसा करके सब बहनें, ग्रुप लीडर आके पूछने लगी अपने प्रमुख लोगों को भी कि हम आ सकते हैं क्या। तो क्यों नहीं आ सकती है, देश ने हमें बुलाया है। तो 71 बहनें सुखपर गांव की अपना टिफिन लेके वहां सरहद पर जवानों के लिए पानी पहुंचाने के लिए तैयार हो गई। तात्कालिक हमारे सब प्रमुख लोगों ने बाकी ट्रकों की व्यवस्था की और 4 ट्रक लेकर सब निकल पड़े। 10-11 तो भुज में ही बच गया पानी पुरवठा के व्यवस्था में,
और फिर वहां से हम निकले तो गांव की 71 महिलाएं, माताएं और लगभग 125 पुरुष उस दिन जुड़ गए। सबका अपना अपना टिफिन साथ में था। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते लगभग 3 बज गया। लेकिन वहां का जो दृश्य देखा है, 125 जितने पुरुष और 71 माताएं सब वहां तक पहुंच गए। वहां जो दृश्य दिखा, पूरी लश्कर की, बीएसएफ की मूवमेंट चल रही है। अपने मिसाइल तोप जो भी वहां का अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से है वो भी देखा। जवान रोटी पका रहे थे। सब माता को स्मरण है कि वो कैसी स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं बॉर्डर पर। उस समय पक्की कोई चौकी भी नहीं थी। कच्चे पतरे के टीने के वो शेड में रहना और उसी में रोटी पकाना। तो हमारे सामने ही वो आटे का वो गूंदना चल रहा है और उसमें रेत चल रही है और वही रोटी बन रही है। हमने जब खाना खाया अपना टिफिन, तब भी रेत साथ में ही प्रसाद के रूप में जाती थी। उस स्थिति में जवान तो रोज बैठे हैं ऐसे। सब अपने देखा और तब तक कोई अपने बड़े ऑफिसर हम तक पहुंचे और उनको ये जानकारी नहीं थी कि ये किस काम के लिए आए हैं। वो शायद नए पहुंचे थे, ऐसा होगा। तो उनको एकदम आश्चर्य हुआ कि इतने सारे लोग चालू लड़ाई स्थिति में 4-4 ट्रक भर के कैसे आ गए हैं। जब उन्होंने पूछा तब सब प्रमुख लोगों ने बताया कि हम ये काम करने के लिए आए हैं। किसान संघ के अपने कार्यकर्ता भी प्रमुख लोग साथ में थे इस पूरी मूवमेंट में। तो उनको एक आनंद भी हुआ। लेकिन रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से अपने ऑफिसरों ने बताया कि इस कंडीशन में हम बहनों को इस काम के लिए प्रवेश नहीं देंगे। तो कृपया, अभी तो सूर्यास्त होने को है, आप इंडिया ब्रिज पार करके निकल जाइए और कल केवल पुरुष आएंगे। तो उत्साह जो था उसमें थोड़ा वो आया कि हमें काम करने को नहीं मिला जिस काम के लिए गए थे। अगर ये काम करने को मिलता पूरा दिन सुबह से शाम तक, तो एक दिन में ये काम पूरा होने वाला था। लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन है वो हम सबको निभाने हैं। तो फिर 22 कार्यकर्ता, सुखपर गांव के 22 कार्यकर्ता वहीं खावड़ा में रुक गए। बाकी पूरे गांव के भाई बहन वापस आ गए और 4 दिन तक करीमशाही से विघाकोट तक भारतीय किसान संघ, उसकी कुछ मशीनरी, स्पेशल मशीनरी बनवाई किसानों ने। और 4 दिन तक वो पूरा, उसमें विद्यार्थी भी थे, कुछ व्यवसायी भी थे और ऐसे 22 कार्यकर्ता पूरे 4 दिन तक वहां रुके। सुबह ट्रैक्टर हमें ले जाता था अंदर और रात्रि तक वापस आ जाते थे खावड़ा में। 4 दिन वहीं रुका। इसमें एक विशेष बात है, स्वामीनारायण मंदिर भुज, जिसके संत लोग, साध्वी लोग हमारे सामने बैठे हैं और ये पूरे कार्यक्रम में उसका पूरा सहभाग है। तो भारतीय किसान संघ के संपर्क से हर रोज किसान संघ की गाड़ी भुज स्वामीनारायण मंदिर में पहुंच जाती है। हम सब लोगों का खाना भुज स्वामीनारायण मंदिर से ही आता था। दोपहर का, सुबह और रात्रि का भोजन खावड़ा में और दोपहर का प्रसाद भुज स्वामीनारायण मंदिर से भारतीय किसान संघ लाती थी और वही प्रसाद हम 4 दिन तक खाते थे। और ऐसा करके चौथे दिन लगभग दोपहर ये अपना काम 4 इंच की पानी की पाइपलाइन पीवीसी की वो फिटिंग और पूरा करके हम विघाटकोट तक संपन्न किया। उस दिन वर्तमान में भुज श्री स्वामीनारायण मंदिर के महंत धर्मानंद दास जी को पता चला कि जो प्रसाद रोज जा रहा है उस कार्यकर्ताओं ने आज काम पूरा किया है किसान संघ के साथ मिलकर। और महंत स्वामी, वर्तमान महंत स्वामी स्वयं उस दिन विघाकोट तक आए और अपने हाथों से उस समय उपस्थित सब जवानों और सभी भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता, सुखपर गांव के कार्यकर्ता, सभी को अपने हाथों से प्रसाद दिया। और ऐसा करके
कारगिल में सुखपुर गांव का इस प्रकार सहभाग था। अस्तु, भारत माता की जय। हमें गौरव है, हम ऐसी भूमि में क्या बात करें इस प्रसंग की। और जब ऐसी कुछ बात आती है ना, तब हमारे दिल में एक प्रकार का कुछ अलग विचार आ जाता है कि हम ऐसी भूमि में हैं जहां पे वीरों का जन्म हुआ। हम ऐसी भूमि पे हैं जहां पे सूरवीरों का जन्म हुआ, और उनके माध्यम से हम अभी जहां जहां भी जाएं वहीं सब जगह पे हमारी गौरव गाथा सुना सकते हैं। ऐसे ऐसे हम सब ने साथ मिलकर कार्य किए हैं। कच्छ की यह भूमि एक ऐसी भूमि है जहां चारों ओर हम जहां भी दिखे, वैसे भारत, पूरा भारत को देखा जाए तो एक और दुश्मन, दूसरी ओर दुश्मन, तीसरी ओर भी दुश्मन, जहां भी जाए दुश्मनों से घिरा यह देश भारत हमारा, फिर भी हम बेचैन कभी नहीं हुए। उसका कारण एक ही रहा है, हमारे लिए कोई जी रहे हैं तो हमारे बीच उपस्थित हमारे जवान हैं, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और उनके माध्यम से हम चैन की नींद सो सकते हैं। हम जहां भी जाए, घूमने जाए, फिरने जाए, आराम से, मुक्त विचार से घूम फिर सकते हैं। ऐसे आज के कार्यक्रम में ये एक विशेष हम उत्सव मनाने जा रहे हैं, वो है 1999 का कारगिल विजय दिवस। चलो हम आगे बढ़ते हैं। भुज मंदिर की ओर से पधारे हुए डॉक्टर लक्ष्मण प्रकाश दास जी स्वामी, जिन्होंने पीएचडी किया, संस्कृत भाषा में एमए बीए किया, और अभी हम सब के बीच उपस्थित है, और सत्संग की खूब सारी सेवा और राष्ट्रभक्ति की खूब सेवा वो अभी निभा रहे हैं। ऐसे शास्त्री डॉक्टर लक्ष्मण प्रकाश दास जी स्वामी यहाँ उपस्थित होकर अपना विचार व्यक्त करेंगे। स्वामिनारायणं कृष्णं भक्तिधर्मात्मजं भुवि पादुर्भूतम अहम वंदे पातुम सद्धर्ममासुरात्। इष्टदेव भगवान स्वामिनारायण, તેમનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ બુદ્ધામાં બિરાજતા શ્રી નરનારાયણ ભગવાન, पूज्य महंत स्वामी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित बीएसएफ के सब जवान लोग और आप सब श्रोता जो कारगिल उत्सव मनाने के लिए सब उपस्थित हुए हैं, सबको मेरे भुज मंदिर के मान स्वामी और सब संत की ओर से जय श्री स्वामीनारायण। हम आज 27 साल के कारगिल विजय दिन मना रहे हैं। जब कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई उसी समय से युद्ध पूरा हुआ तब तक का पूरा सिनारियो हमने देखा है। भारत के वड़ा प्रधान माननीय अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली से लाहौर बस में जा रहे थे, उसी समय हम मैसूर में थे। हमारा मैसूर में मास्टर का एजुकेशन चल रहा था, और उसी दिन जो मीडिया चल रहे थे, मोबाइल नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं थे, उसी समय पे जो कुछ मीडिया थे, न्यूज़पेपर थे, प्रतिदिन पढ़ते थे क्या क्या हो रहा है देश में, वड़ा प्रधान क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या मुश्किलें है, वो भी हम सब पढ़ रहे थे। और उसी समय मुंबई के हिंदू सम्राट बाल ठाकरे ने बताया, वाजपेयी जी आप बस में नहीं टैंक लेके पाकिस्तान जाइए, ये भी किसी को शायद मालूम होगा। और ये हुआ, बाद में भी ये पूरा कारगिल कैप्चर हो गया। उसी समय में हमारी परीक्षा भी पूर्ण हो गई, हम परीक्षा पूर्ण करके भुज में आ गए, अंजार में हमारी बदली थी। ये उसी समय पे ये कारगिल युद्ध हुआ, प्रतिदिन हम नजीक से देखे और विजय भी पाए। ये सब आपने पूरा ये वीडियो के माध्यम से देखे। लेकिन इस सब के बीच में भुज मंदिर का जो उल्लेख नारायण भाई ने किया वो सही है। भुज मंदिर राष्ट्र के लिए सदैव माटे समर्पित है। हमसे पहले जब भारत चाइना की लड़ाई हुई थी 61 में 61 में, उसी समय से भुज मंदिर पूरा राष्ट्र के समर्पित है। भुज मंदिर के जो इतिहास, गौरव गाथा इतिहास में सब लिखा हुआ है। और आज दिन तक कारगिल हो या सिंदूर हो, अभी अभी पूर्ण हुआ सिंदूर ऑपरेशन, तब भुज मंदिर सब साथ में है।
लेकिन एक बात मैं ये बताता हूं, बॉर्डर पर जाके हम प्रति समय सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन मैं ये बात बताता हूं, आपके कितने बच्चे सेना में है? देश की सुरक्षा सैनिकों से है, हमारी सुरक्षा ये सैनिकों से है। हमारे सब बच्चे पढ़ते हैं, बाहर पढ़ाने भेजेंगे, कई बच्चे को, कई भाई को, कई बहन को, कहीं हमारा पति को हम विदेश में भेजेंगे, लेकिन हमारा कौन सा बच्चा हम तैयार करें कि हम आर्मी में भेजेंगे? कौन सोच रहे हैं? क्यों नहीं सोच रहे? हमारे बच्चे ही नहीं है। हमारे एक ही बच्चा है, मुश्किल से 2। सामने पक्षे देखिए 10-10 पिल्ले हैं, एक मर जाता तो क्या हुआ? अने हमारे एक ही बच्चा है, तो हम देश की रक्षा ये हमारे परिवार से होगी, धर्म की रक्षा हमारे परिवार से होगी, और हमारी जो संपत्ति है, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी खेती है, बड़े बड़े कारखाने हैं, वो सब की रक्षा हमारी परिवार से होगी। हमारा बच्चा होगा, हमारा बेटा होगा, तब इसकी रक्षा होगी। जब हमारा संतान ही नहीं है, तब क्या होगा? वो सब लोग आके जैसे कारगिल कैप्चर कर लिया, ऐसे पूरी हमारी संपत्ति कैप्चर हो जाएगी, उसके हाथों में चले जाएगी। अबड़ासा विस्तार में, नलिया तालुका में अबड़ासा विस्तार में भानुशाली समाज है, वहां की पूरी ऐसी स्थिति है, सब लोग मुंबई में रह रहे, गांव में स्वयं का मकान है, स्वयं की खेती सब उनके हाथों में है। क्यों? उसका परिवार ही नहीं है। तो हमारा परिवार संघ की एक विचारधारा है, सबका 3 बेटा तो होना चाहिए, एक राष्ट्र के लिए समर्पित हो जैसे जवान है, और एक बेटा धर्म के लिए समर्पित हो, और एक बेटा हमारी सेवा के लिए समर्पित हो। 3 तो बेटा कम से कम होना ही चाहिए। और जब आप बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उसको तो पूछिए, 5-5, 6-6 बच्चा था, भाई थे, फिर भी माँ कितना सशक्त थे। हमारे तो मांडवी में एक रिकॉर्ड है, 12 भाई और उसके ऊपर 1 बहन, सबने मैंने देखा है। और आज किसी को 2 भाई या 3 बेटा हो गया तो बोलते कितना बचा। हमारा भगवान देखिए, भगवान स्वामीनारायण के 3 भाई थे, भगवान कृष्ण के 8 भाई थे, मर गई बात जुदी है, लेकिन इतने तो थे ना। भगवान राम के 4 भाई थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ऐसी ऐसी बात सुन के हम कितने दिन चलेंगे? वो लोग तो प्रतिदिन ऐसे करेंगे। पाकिस्तान की बात नहीं है, उसके हम परेशान नहीं है, पाकिस्तान से पहले से हम परेशान है। राम जन्मभूमि किस लिए चला गया? कृष्ण जन्मभूमि किस लिए चला गया? पाकिस्तान से हम कुछ भी परेशान नहीं है, परेशान से उसी विचारधारा से, उसी लोग से है। तो ये सब सोचिए, और हमारा जब परिवार होगा तब हमारे राष्ट्र की रक्षा होगी, और हमारे धर्म की रक्षा होगी, और हमारी संपत्ति की रक्षा होगी। मैं भगवान स्वामीनारायण को प्रार्थना करता हूं कि आप सबका, पहले आशीर्वाद में 100 पुत्रवती भव ऐसे बोले जाते थे, अब 100 तो नहीं, लेकिन 3 पुत्रवती तो भव। बस भगवान स्वामीनारायण की कृपा हो, सब सुखी रहो, सब धन धान्य समृद्ध रहो, परिवार से समृद्ध रहो। ऐसा आशीर्वाद के साथ मैं मेरी वाणी को पूर्ण करता हूं। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय, भारत माता की जय। हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर लक्ष्मण प्रकाश स्वामी ने भुज मंदिर की ओर से समय समय पर देश को मिलने वाला सहयोग और सहयोग की कुछ यादें आपके समक्ष प्रस्तुत की। हमारे बीच मेहमान जो स्टेज के ऊपर उपस्थित है, उन्हों के माध्यम से हमको बहुत कुछ मिला है। और जब हमारे बीच ऐसे अनेक महानुभावों की उपस्थिति और उपस्थित सभी महानुभावों का अभी हम यहाँ पे स्वागत अभिवादन करेंगे। यहाँ पर उपस्थित सर्वप्रथम श्रीमान सुरिंदर सिंह जी, उनका परिचय आप जब ये सुनते हैं ना, तब कुछ राष्ट्र की भावना उनके हृदय में कितनी है और कितनी गहराई तक हमारे लिए और माँ भारती के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हैं, ऐसी कुछ उनसे जुड़ी बातें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। सन 1999 के कारगिल युद्ध के समय दुश्मन को खदेड़कर उसके कब्जे की हमारी जमीन पुनः अपने कब्जे में लेकर हमारे उस हिस्से में
आर्मी की पोस्ट बनाने के लिए आपके दल को जो दायित्व मिला था, उस दौरान मैं पहले दुश्मन द्वारा बिछाई गई एक माइंस विस्फोट में आपने अपना एक पैर गंवा के भी अपने कर्तव्य का पालन करके अदम्य साहस और नेतृत्व का परिचय दिया है। युद्धजन्य अत्यंत विषम परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उत्कृष्ट कार्य में आपने वीरता और राष्ट्रभक्ति का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करके सीमा सुरक्षा बल के ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ किया है। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर आयोजित यह समारोह में इस शौर्यपूर्ण कार्य के लिए आपको इस प्रशस्ति पत्र के माध्यम से सम्मानित करते हुए हमें अत्यंत गौरवान्वित है। तालियों के नाद से हम अभिवादन करेंगे सुरेंद्र सिंह जी का, और उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच उपस्थित भुज मंदिर के ट्रस्टी जादव जी भाई गोरसिया, यहां मंच पर पधारे और सुरेंद्र सिंह जी का स्वागत अभिवादन करें। और उनके साथ भुज मंदिर की ओर से पूज्य महंत स्वामी ने आपके लिए प्रसाद भी भेजा है, और वो भी अर्पित करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित सदगुरु हरिबरदास जी स्वामी यहाँ पधारे और सुरेंद्र सिंह जी को प्रशस्ति पत्र के साथ साथ प्रसाद अर्पण करें। उनके साथ श्रीमान सोनम छेरिंग जी, पूर्व कमांडर सीमा सुरक्षा बल, उनका भी जो प्रशस्ति पत्र है वो भी सुरेंद्र सिंह जी को अर्पण किया जाए। सन 1999 के कारगिल युद्ध के समय कारगिल की बर्फीली उच्चतम पहाड़ियों पर आपको अति संवेदनशील क्षेत्र में घुसपैठ रोकने का दायित्व मिला, जो कठिन परिस्थितियों में आपने बखूबी निभाया है। युद्धजन्य अत्यंत विषम परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उत्कृष्ट कार्य में आपने वीरता और राष्ट्रभक्ति का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करके सीमा सुरक्षा दल के ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ किया है। इस शौर्यपूर्ण कार्य के लिए आपको सम्मानित करते हुए हम अत्यंत गौरवान्वित हैं। ये अभी जो प्रशस्ति पत्र सबको दिया जा रहा है वो सीमा जागरण मंच की ओर से ये प्रशस्ति पत्र अभी सब साथ मिलके अर्पण कर रहे हैं। हमारे बीच सैन्य के अफसर भी उपस्थित हैं, उनके साथ साथ यहाँ पे मंचस्थ महानुभावों के साथ भुज मंदिर से पधारे हुए संतगण की भी उपस्थिति हमारे बीच है। तो यहाँ पे अभी हमारे बीच उपस्थित जिनके हृदय में भगवत भक्ति के साथ राष्ट्र भक्ति भी उतनी ही महत्ता रखती है, ऐसे सदगुरु हरिबरदास जी स्वामी के पूजन के लिए मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा। मंदिर के प्रमुख सामजी भाई वागड़िया यहाँ पधारे और उपस्थित सदगुरु हरिबरदास जी स्वामी का पूजन अभिवादन करें। उनके साथ साथ उपस्थित डॉक्टर लक्ष्मण प्रकाश स्वामी, जिनका परिचय मैंने अभी थोड़ी क्षणों पहले ही दिया, ऐसे लक्ष्मण प्रकाश स्वामी के स्वागत पूजन के लिए युवक मंडल के संचालक मंजी भाई हिरानी यहाँ उपस्थित हो और पूज्य लक्ष्मण प्रकाश स्वामी के पूजन में आप पधारे। हमारे बीच मंचस्थ उपस्थित डॉक्टर जयंती भाई भाड़ेसिया व्यवसाय से सर्जन है और मोरबी शहर के स्वयं का अस्पताल चलाते हैं। डॉक्टर साहब बाल्यावस्था से स्वयंसेवक है और अपना पूरा परिवार संघ की प्रवृत्तियों में कार्यरत है। हमारे यह
कार्यक्रम की सहयोगी संस्था सीमा जागरण मंच गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पश्चिम क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा यह 3 राज्यों के माननीय संघ चालक की अर्थात प्रमुख के दायित्व का वहन करते हुए सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कच्छ की सरहद से जुड़े सभी विस्तारों में 2001 से नियमित प्रवास करके काला डूंगर का विकास हो, सरहदी गांवों में शिक्षण और रोजगार की चिंता के साथ सीमा जागरण मंच और सेवा साधना ट्रस्ट को भी आवश्यक मार्गदर्शन करते रहते। ऐसे डॉक्टर जयंती भाई भाडेसिया के स्वागत के लिए यहाँ पर उपस्थित शिवजी भाई पादरा इस कार्यक्रम के बहुत बड़े सहयोगी रहे। ऐसे शिवजी भाई पादरा यहाँ मंच पर उपस्थित हो और हमारे मंच पर उपस्थित जयंती भाई भाडेसिया को अभिवादन की पुष्पमाला और उनके साथ प्रशस्ति पत्र अर्पण करेंगे। સન્માન પત્ર હતા ને એ બે સાહેબને અને ગોલાજી यहाँ पर हमारे मंच पे उपस्थित प्रवीर भाई दिनेश चंद्र धोड़किया आज के आयोजन के अतिथि विशेष के रूप में आप उपस्थित है, जो व्यवसाय से एडवोकेट, मीडिएटर और भारत सरकार द्वारा नोटरी नियुक्त है। संघ के स्वयंसेवक प्रवीर भाई अधिवक्ता परिषद, सीमा जागरण मंच और सेवा साधना से जुड़े हुए हैं। कच्छ जिला सैनिक और अर्ध सैनिक संगठन में लीगल मार्गदर्शन और जय हिंद मूवमेंट संस्था के स्थापक प्रमुख है। अब तक 270 से अधिक युवा युवतियों को तालीम, माहिती और मार्गदर्शन देकर लश्कर और अर्ध लश्करी दलों में जोड़ चुके हैं। प्रवीर भाई यह सब प्रवृत्तियां बिल्कुल निशुल्क चलाते हैं। उनका लक्ष्य है समाज के हर जाति, पंथ, वर्ग के युवा और युवतियां लश्कर और अर्ध लश्करी बलों से जुड़े। आपके मार्गदर्शन में लश्कर से जुड़े युवाओं ने अभी चल रहे ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी सेवा दी है और सेना में नियुक्त होकर इस युवा एनएसजी कमांडो, कोबरा कमांडो के साथ कई युवतियां बीएसएफ, असम राइफल्स और सीआरपीएफ में भी सेवा दे रही हैं। वह विद्यालय और महाविद्यालयों में भी नियमित रूप से सभी विद्यार्थियों के सेना में जुड़ने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा देते रहते हैं। उनके मार्गदर्शन के इच्छुक कोई भी युवा युवतियां कार्यक्रम के बाद प्रवीर भाई से मिल सकते हैं और आगे कोई आवश्यकता हो तो कार्यक्रम के आयोजकों का भी संपर्क कर सकते हैं। तो प्रवीर भाई दिनेश चंद्र धोड़किया, उनके सम्मान के लिए मैं विनंती करना चाहूंगा कमांडेंट साहब सुरिंदर सिंह साहब पधारिए। प्रवीर भाई दिनेश चंद्र धोड़किया और उनके अभिवादन के लिए सुरिंदर सिंह जी साहब, उनको अनुरोध है। कारगिल के एक और योद्धा हमारे बीच उपस्थित है, जिन्होंने हमारे लिए सेना के जवानों के साथ मिलकर बहुत कुछ किया है। ऐसे प्रदीप भाई जोशी, अबड़ासा के 13 गांव के वतनी प्रदीप की ड्यूटी कारगिल युद्ध के 1 वर्ष पूर्व ही पास से कुपवाड़ा और खेरू लश्करी पोस्ट पर वारंट ऑफिसर के नाते फर्ज निभा रहे थे। युद्ध प्रारंभ होते ही उनकी कंपनी भी दुश्मनों को धूल चटाने सज्ज हो गई थी। शास्त्रोक्त विधि के यह मानवी ने राष्ट्र सुरक्षा हेतु शस्त्र धारण किए थे। सीमा जागरण मंच से जुड़े प्रदीप जी का सम्मान करते हुए हम गौरव का अनुभव करते हैं। सुरिंदर सिंह जी और जयंती भाई भाडेसिया प्रदीप जी का सम्मान करेंगे।
અત્યારે આપ સૌ ઉપસ્થિત હો, આપને જણાવતા આનંદ થાય કે જ્યારે આવો સરસ કાર્યક્રમ આપના માધ્યમથી અહીંયા થઈ રહ્યો છે ત્યારે સીમા જાગરણ મંચના કાર્યકર્તાઓ તરફથી એક પ્રશસ્તિ પત્ર શ્રીમાન સુરિન્દરસિંહજી અને તેમની સાથે શ્રીમાન સોનમ છેરિંગજી આ બંને મહાનુભાવોને અર્પણ કરવાનું છે. ત્યારે સીમા જાગરણ મંચના જે કાર્યકર્તાઓની ઉપસ્થિતિ છે એમને જલ્દીથી વિનંતી કરીશ અહીં પધારશે. સ્ટેજ ઉપર ઉપસ્થિત સુરિન્દરસિંહજી અને એમની સાથે સોનમ છેરિંગજી, પૂર્વ કમાન્ડર સીમા સુરક્ષા બલ, આ બંનેના અભિવાદન કરવા માટે અને પ્રશસ્તિ પત્ર અર્પણ કરવા માટે પધારો સ્ટેજ ઉપર. સીમા જાગરણ મંચ એટલે બોર્ડર ઉપર, બોર્ડરના ગામોના લોકો રાષ્ટ્રભક્ત બને, આપણી સાથે રાષ્ટ્ર સાથે જોડાયેલા રહે, એ પ્રકારનું કામ સીમા જાગરણ મંચ કરે છે. શ્રી હિંમતસિંહજી વસણ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના અધ્યક્ષ છે. ડૉક્ટર જયંતિભાઈ ભાડેસિયા ગુજરાતના અધ્યક્ષ છે. સાથે ખાનજી બાપુ ખાનજીભાઈ જાડેજા જેઓ નિવૃત્ત પીએસઆઈ છે. શ્રી જયદીપસિંહજી ગોહિલ કોલેજમાં આપ લો કોલેજના પ્રોફેસર છો. હરેશભાઈ જોશી સીમા જાગરણ મંચના ખજાનચી છે. શ્રી રાજેશભાઈ જોશી સીમા જનકલ્યાણ સમિતિના કાર્યકર્તા છે. આ ટીમ સીમાના કાર્યકર્તાઓ, સીમાના પ્રહરીઓનું સ્વાગત સન્માન કરી રહ્યા છે. અહીં આપણા વચ્ચે ઘણા બધા માનવંતા મહેમાનો ઉપસ્થિત છે, રાજકીય આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત છે. એમની સાથે સાથે સમાજના અનેક કાર્યકર્તાઓની ઉપસ્થિતિ વચ્ચે આપણી સૌની વચ્ચે સેનાના જવાનો અને સેનામાંથી અનેક રીતે પોતાની ફરજ નિભાવતી બહેનોની પણ ઉપસ્થિતિ છે. ત્યારે એમના સ્વાગત અભિવાદન માટે અહીંયા ખાસ મારે યાદ કરવા છે. ત્યારે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આમ જોવા જઈએ તો આપણને બીક લાગતી હતી. એક સમય એવો હતો કે ઘરની અંદર ક્યાંક ઉંદેડો દેખાઈ જાય એટલે બેનો તરત ભડકીને ભાગી જાય, ઓય બાપરે, આમ કંઈક થતું. ગરોળી દેખાઈ જાય, છીપકલી દેખાય એટલે તરત જ ઘર મૂકીને ભાગી જાય. આવી એક પરિસ્થિતિ. અને હવે જ્યારે એક દર્શન કરીએ સુરવીરતા ભરી એ નારીઓના, ત્યારે આપણા સૌના હૃદય કંઈક અલગ જ અનુભવ કરી રહ્યા છે. આપણી વાત હવે કંઈક અલગ જ થઈ રહી છે. આપણું મન કંઈક અલગ દિશા તરફ જઈ રહ્યું છે. સશક્ત નારી, અને સશક્ત નારી અનેકના કાર્યો કરી શકે. અત્યાર સુધી માત્ર આપણે વાતો સાંભળી હતી માતા જીજાબાઈની. અત્યાર સુધી આપણે માત્ર વાતો સાંભળી હતી કે માત્ર એવા એવા વીરાંગનાઓની કે જેમણે આમાં ભારતીયને માટે, દેશને માટે, રક્ષા માટે ઘણું બધું કરી અને પોતાના પ્રાણ ન્યોછાવર કર્યા હતા. પણ આપણે ક્યારે દર્શન નથી કર્યા એવી નારીઓના કે જેમણે માં ભારતી માટે અને આપણા સૌની રક્ષા માટે પોતાના પ્રાણ ન્યોછાવર કરવા તૈયાર હોય. તો આ સુખપર ગામની અંદર આજે એવા જ કંઈક અદ્ભુત દર્શન થઈ રહ્યા છે મને ને તમને, જે મારીને તમારી રક્ષા માટે આ મા ભારતીની અનેક દીકરીઓ બોર્ડર ઉપર રહી અને આપણને સૌને ગૌરવ અપાવી રહી છે. અને આપણા સૌના આ હૃદયને કંઈક અલગ જ આનંદ અપાવી રહી છે. એવા બહેનોના સ્વાગત અભિવાદન માટે સોરી, શું હવે ગુજરાતીની ટેવ છે ને એટલે ભૂલી જવાય છે. હા, સમજ આ રહે સબ. ચાલો આગળની વાત હું મારી હિન્દીમાં વ્યક્ત કરીશ. પણ અત્યારે આપણી વચ્ચે એવી દીકરીઓની ઉપસ્થિતિ છે કે જેમના માધ્યમથી આપણે બધાએ શાંતિથી, ચેનથી સૂઈ શકીએ છીએ અને આપણી બોર્ડર આખી સુરક્ષિત છે. એવી બહેનોના સ્વાગત પૂજન માટે, જો કે આ બધા જ બહેનોનું સ્વાગત પૂજન સાંખ્યોગી બહેનોના માધ્યમથી મંદિરની અંદર તો થયું જ, પણ જ્યારે હવે આવું સરસ સભાનું આયોજન થયું છે ત્યારે ઉનકા અભિવાદન और स्वागत करने के लिए यहाँ पे उपस्थित युवती मंडल के संचालक नैनाबेन पाधरा, गांव सुखपर, और मदनपुर की युवती मंडल के संचालक रामबाई हिरजी पाधरा, ये दोनों यहाँ पे पधारे और हमारे बीच उपस्थित माँ भारती की
ऐसी वीरांगना जिन्हों के माध्यम से हम अभी सुरक्षित हैं, ऐसे सभी उपस्थित बहनों का स्वागत अभिवादन करने के लिए ये नैनाबेन पादरा और रामबाई हिरजी पादरा दोनों पधारे और स्वागत अभिवादन में जुड़े। उनके साथ पधारे हमारे बीच सेना के जवानों के यहाँ के उपस्थित सभी का स्वागत और अभिवादन के लिए हमारे बीच उपस्थित इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं से मैं विनंती करूंगा यहाँ पधारे और हमारे बीच उपस्थित सेना के जवानों के स्वागत पूजन और अभिवादन में जुड़े। सज्जनों, આપણું ગામ એક એવું ગામ છે કે જ્યાં શૌર્ય ગાથાઓ ગવાઈ રહી છે। આપણું ગામ એક એવું ગામ છે કે જ્યાં વર્ષો સુધી એ ઇતિહાસોને આપણે કાયમને માટે ગાતા રહેશું, વાગોળતા રહેશું, એવું આપણું ગૌરવવંતું ગામ એટલે સુખપર, મદનપુર, નરનારાયણ નગર। આપણા ગામના અનેક એવા ઇતિહાસો કે જેમના માધ્યમથી અત્યાર સુધી આપણે અનેક રીતે ગૌરવ લઈ શકીએ છીએ। આપણા ગામની અનેક એવી ઘટનાઓ કે જેમના માધ્યમથી આપણે સૌ ગૌરવ લઈ શકીએ છીએ અને એવા જ ગૌરવવંતા ગામની અંદર આજનો એક ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે। 1999 ની અંદર થયેલ યુદ્ધ અને એ યુદ્ધમાં કરેલ વિજય પ્રાપ્ત અને વિજયનો દિવસ અને આજનો એ દિવસ અને આજના દિવસે આપણે સૌ સાથે મળી અને એ ઉત્સવની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ આ ગૌરવવંતા ગામ સુખપરની અંદર। બહેનોનું અભિવાદન સ્વાગત પૂજન થઈ રહ્યું છે, જવાનોનું પણ અભિવાદન સ્વાગત પૂજન થઈ રહ્યું છે। ત્યાં સુધી આપણે બધા જ આપણી બે તાલીઓના માધ્યમથી આપણે બધામાં ઉત્સાહ પ્રેરી શકીએ છીએ। આપણી 2 મિનિટથી આપણે અનેકના હૃદયમાં આમ જોવા જઈએ તો સજ્જનો કામ સહેલું નથી। અઘરા કામની અંદર આવા કઠિન પરિશ્રમ કરી અને આપણા સૌ માટે જેવો જીવન વ્યતીત કરી રહ્યા છે ત્યારે ફરી એકવાર બધાને જોરદાર તાળીઓના નાદની સાથે આપણે અભિવાદન કરીએ, એમનું સ્વાગત કરીએ। સજ્જનો, આપ બધાએ જાણો છો આપણે અત્યારે એક વિજય દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ। માનવંતા મહેમાનોની આપણા સ્ટેજ ઉપર ઉપસ્થિતિ છે। જેમણે ઘણું બધું આપણા સૌ માટે કર્યું છે એવા સેનાના જવાનોની પણ ઉપસ્થિતિ છે। એમની સાથે સાથે આપ જેમનાથી સંપૂર્ણ રીતે વિદિત છો એવું રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ અને જેમના માધ્યમથી આ ભારતની અંદર રહેતા અનેક લોકોને રાષ્ટ્ર ભાવના જાગૃત કરવા માટે એમની સાથે સાથે સમાજમાં રહેલી અનેક વિવિધતાઓમાં પણ એકતાનું સર્જન કરવા માટે બેડું ઝડપી અને આજે 100 વર્ષના વાણા વહેતી થઈ ગયા। અનેક સફળતાના શિખરો સર કર્યા છતાં પણ એને એ રીતે અનેક કાર્યકર્તાઓનો ઉત્સાહ અને ઉમંગ દિવસે ને દિવસે બમણો થતો રહ્યો છે। અભિનંદન છે આવું કાર્ય કરનાર આરએસએસના તમામ કાર્યકર્તાઓને તાળીઓના નાદથી આપણે સૌ વધાવી લઈએ। અને ખાસ જ્યારે શતાબ્દી વર્ષ ચાલી રહ્યું છે અને એમની અનેક રીતે ઉજવણી થઈ રહી છે, જોકે એમની વાત કરવા માટેનો અત્યારે સમય નથી, નહીં તો ગૌરવ વધારે આપણને થાય એવી વાતો કરવાથી। પણ ચાલો અત્યારે એ જ કાર્યમાં આપણા સૌને જેઓનું માર્ગદર્શન સમયે સમયે મળતું રહ્યું છે એવા જયંતિભાઈ ભાડેસિયાની આપણા સૌ વચ્ચે ઉપસ્થિતિ છે, ત્યારે એમને જ અત્યારે આહુત કરીશ, પધારશે અને પોતાના અંતરની અંદર રહેલો એક ઓડકાર આપણા સૌ સમક્ષ પ્રસ્તુત કરશે। અને હા સજ્જનો, તમને એક વાત કહી દઉં, અત્યાર સુધી આટલા બધા વર્ષો જેમણે આપણા માટે આપ્યા છે એમને તો હજુ ખાસ સાંભળવાના આપણે બાકી છે। એમના મોઢે જ કે એ સમયની કેવી કેવી પરિસ્થિતિઓ હતી। અત્યારે માત્ર વિડીયોના માધ્યમથી જોઈએ છીએ ને તો એ આપણા રૂવાડા ઊભા થઈ જાય છે, આંખમાંથી પાણી આવી જાય છે। તો જે સમયની પરિસ્થિતિ આખી જેમણે અનુભવી છે એવા શ્રીમાન સુરિન્દરસિંહજીને પણ આપણે સાંભળવાના છે, એટલે ખાસ આ સભામાંથી કોઈ પોતાનું સ્થાન ન છોડે। અત્યારે જયંતિભાઈ ભાડેસિયા। भारत माता की। कारगिल विजय के दिन के आज के सुखपुर गांव के उत्सव में हमारे बीच उपस्थित ऐसे युद्ध के काम करते करते अपना एक पैर गंवाया हुआ, लेकिन हमारे बीच में वही विजय की याद दिलाने उपस्थित है ऐसे श्रीमान कमांडर श्री सुरिंदर सिंह जी।
उनके साथ ऐसे ही 176 बटालियन के कमांडर मानीश पारिक जी, जिसके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है और जिनके परिश्रम से ऐसे कामों में मदद रहती है और भगवान स्वामीनारायण का जहां आशीर्वाद रहता है, ऐसे मंदिर से जुड़े हमारे परम पूज्य सदगुरु श्री हरिबरदास जी, जिनको हमने सुना, ऐसे परम पूजनीय शास्त्री श्री डॉक्टर लक्ष्मण प्रकाश दास जी, जो खुद नहीं जा सकते थे लेकिन अनेक युवाओं को सुरक्षा बलों में भेजने के लिए जो सतत कार्यरत है, ऐसे प्रवीण भाई धोड़किया, हमारी सुरक्षा बलों में काम कर रहे बंधु भगिनी, इस गांव के सब सदगृहस्थ सज्जन सन्नारी सांख्य योगी बहने और हमारे संघ के स्वयंसेवक बंधु भगिनी, आज एक पूरा त्रिवेणी संगम हुआ है। सुखपर गांव, भगवान स्वामीनारायण की संप्रदाय के जहां जहां प्रसादी है, ऐसे प्रसादी वाला गांव, इस गांव में ये उत्सव है। दूसरा, ये उत्सव कारगिल विजय के दिन हो रहा है। हमारे देश में से एक धरती का छोटा भाग लेकर हमारे पड़ोसी न बनते हुए दुश्मन बने ऐसे पाकिस्तान बार बार हमारे देश में आने का जो प्रयत्न कर रहे थे, उसका ऐसा एक छोटा सा प्रयत्न जिन्होंने वेर विखेर कर दिया और भारत ने विजय अपनी वो जमीन वापिस अपने हाथ में ले ली। ऐसे कारगिल विजय का दिन है। और तीसरा, ऐसे विजय में काम करे हुए कार्यकर्ता हमारे बीच में है, ऐसे त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम है। हमने वो छोटी सी फिल्म देखी और वहां काम किए हुए सुरेंद्र सिंह जी बीच में है, वो बात करने वाले ही है। लेकिन हम आज याद करने आ रहे हैं, हमारे देश की सुरक्षा के लिए जवान तो खड़े रहते हैं। वो जवान को सबको अपनी जमीन नहीं होती, कई लोग ऐसे देश की सेवा के लिए होते हैं, लेकिन देश की सीमाओं की सुरक्षा करते करते अपनी जान भी गंवा देते हैं। लेकिन ऐसे सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों की भी क्या शक्ति है और वो क्या कर सकते हैं, वो भी हमने नारायण भाई के पास से सुना। हमारे यहां कहा जाता है, साहब, हमारे यहां गुजराती में एक जैसे काव्य होते हैं दुहा, उसमें कहते हैं, धर जाता ने धर्म पड़ता ने त्रियाए पड़ंत जो ने ताप के वो तीनों अवसर मरण रहा कौन रंक ने कौन राव। अगर हमारे देश की कोई जमीन लेकर जाता है, कोई हमारे धर्म पर कोई आघात करता है और हमारे यहां स्त्री शक्ति पर कोई आघात करने आता है, वो तीनों अवसर ऐसे है, अगर वो छोटे से छोटा आदमी है या बड़ा राजा है, वो सब आकर आप भूल जाते हैं हम कौन है और काम करने आ जाते हैं। ऐसे ही जब एक समय आया, नारायण भाई ने वर्णन किया, कारगिल युद्ध के समय कच्छ की धरती पर सीमावर्ती सुरक्षा में बल में लगे हुए अपने जवानों के पास पानी पहुंचाना था। सीमा में रहे लोगों का क्या काम हो सकता है, वो यहां के किसान संघ के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और महिला शक्ति भी आगे आई है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा है कि देश की सरहद है वो माता के वस्त्र के समान पवित्र होती है और उनकी रक्षा करना हर एक का कर्तव्य होता है। रक्षा करने के लिए जवान है, लेकिन जवान के मदद करने के लिए इस विस्तार में बसे हुए सब लोगों की भी ये एक तमन्ना होनी चाहिए, काम करना चाहिए। हमारे देश की इतनी बड़ी सरहद है, चारों ओर दुश्मन है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे जिसके के जन्म में हमने उनको मदद की, ऐसा बांग्लादेश हो या चीन हो, ये सभी सरहदों पर काम करने वाले अपने सुरक्षा बल, अपने सैन्य के अधिकारी, वो सब पूरा दिन रात काम करते हैं। नारायण भाई ने वर्णन किया, वो भी हमने देखा है। अगर हम सरहद पर जाते हैं तो कैसा होता है, एकदम बड़ी धूप रहती है, रेत जलती है,
एक भी छोटा सा वृक्ष भी दिखने को नहीं मिलता है। ऐसी धूप में खड़े खड़े जवान पूरे 8-8 घंटे अपनी ड्यूटी बजा रहते थे। उनका घर बहुत दूर रहता है, परिवार से दूर रहते हुए देश की और देश के समाज की रक्षा करते हैं। तब सीमावर्ती गांव के लोगों का भाई ये फर्ज बनता है कि हम भी ऐसे विस्तार में रहते हुए मां भारत की सुरक्षा के लिए काम करें। और जिनका नाम इस कार्यक्रम से जुड़ा है, ऐसा सीमा जागरण मंच, स्वामी जी ने बताया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस 100 वर्ष में अपना प्रवेश कर चुका है। उनके स्वयंसेवकों के द्वारा अपने देश की सरहदों में बसे हुए लोगों के प्रति काम करना और उनको देश की शक्ति के लिए, देश की रक्षा के लिए जागरण करने का काम यह सीमा जागरण मंच करता है। वहां रहते हुए लोगों के बीच देशभक्ति क्या है और हमें क्या करना चाहिए, वहां बसे युवाओं को देश के लिए हम क्या क्या संगठनों में काम कर सकते हैं, उनका प्रशिक्षण देना। सीमा में रहने वाले लोग सीमा छोड़कर न चला जाए, इसके लिए उनकी मदद करना। सीमा में बसे हुए सब लोगों के बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार का काम करना। ऐसे काम में सीमा जागरण मंच जुड़ा है। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों के साथ समन्वय करना, संकलन करना और उनको मदद करना। अभी अभी एक उदाहरण बताया वो पानी की लाइन डालने का, लेकिन जब इस देश में ऐसा मौका आया है, याद करिए जब भारत आजाद हुआ और कश्मीर जब भारत से नहीं जुड़ा था, तब पाकिस्तान ने कबायलों के रूप में अपने सैन्य भेजे थे और कश्मीर के वो श्रीनगर हवाई पट्टी को बड़ा नुकसान हुआ था। उनको ठीक करने के लिए उन समय वहां कश्मीर में रहे हुए संघ के स्वयंसेवक पूरी दिन रात जाग के वो श्रीनगर हवाई पट्टी ठीक की थी। कैसे भूल जाते हैं हम भुज को भी। 1971 के वो युद्ध के समय भुज की हवाई पट्टी को वही नुकसान हुआ। तब न सिर्फ जवान, लेकिन हमारे यहां के आसपास माधापुर वगैरह गांव की महिलाओं ने वो भी हवाई पट्टी ठीक करने में अपना योगदान दिया था और उनका एक मोन्यूमेंट आज भी वहां खड़ा है। ऐसा ही यहां के, ये चाहे सुखपुर हो, चाहे मानकुआ हो, जियारत हो, सभी गांवों के लोगों ने ये पानी की लाइन बिछाने का भी मदद किया। बांग्लादेश का जन्म हुआ तब युद्ध के समय बांग्लादेश की सरहद पर अपने कई जवानों में मदद करने वाले कई छोटे बड़े लोग रहते थे। वहां एक सरहद पर छोटे से गांव में एक संघ का मुख्य शिक्षक ने उन्होंने देखा कि बांग्लादेश की ओर से पाकिस्तान की सैनिक अंदर आ रहे हैं और उस समय बारूद की पेटी को अपने सैन्य की ओर ले जाने के लिए मदद की जरूरत थी। जवान कम थे तो वो खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े और वो 17 साल का वो लड़का दुश्मन की गोलियों से अपना बलिदान देकर चला गया है। इतने ऐसे सरहदों में बसने वाले लोगों के पास देशभक्ति की अपेक्षा रखती है, देश की रक्षा की अपेक्षा रखती है, इसलिए सीमा जागरण मंच काम कर रहा है। हमारे देश में सरहद पर काम करने वाले जवानों के साथ जरूरत पड़ने पर हर व्यक्ति चाहे तन, मन और धन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहां सुखपुर की विशेषता है, हमारे आज आए हुए अतिथि ने भी देखा कि मंदिर में भी एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपने पास रखे हुए पैसे वहां डालते हैं जो जवानों की मदद के लिए जाते हैं। कारगिल के युद्ध के समय भी यहां के कच्छ मित्र और जन्मभूमि पत्रिका ने जब आह्वान किया तब सब लोगों ने योगदान दिया था। छोटे से लेकर बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, छोटे से छोटे बच्चों की रैलियां निकली थी, नन्हा मुन्हा राई हूं, ऐसे गीत गाते गाते हुए एक देशभक्ति की एक संपूर्ण वातावरण बनाया था। लेकिन जब युद्ध ही होता है तभी जगना चाहिए क्या? नहीं, हर हमेशा भारत माता की रक्षा के करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। स्वामी जी ने तो संदेश दे दिया हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं, जो कुछ भी सरहद पर हो रहा है, चाहे वो हमारे राष्ट्र के विरुद्ध है, अराष्ट्रीय हो रहा है, तो उनका भी योग्य स्थान पर पहुंचाना ये हमारा काम है।
और जब समय आए तब देश के लिए कुछ भी देने के लिए, चाहे वो अपनी जान है, ऐसे तैयार रखने के लिए अपना मन बनाना है। अंत में मैं वैसे ही फिर अपने एक गुजराती कवि की एक कविता की 2-3 पंक्तियां सुनाता हूं। वो कवि ऐसा है, वो कहता है, जब एक शिल्पकार शिल्प में से भगवान की मूर्ति बनाने का सोच रहा है, तब वो शिल्प, वो पत्थर बोलता है, वो कहता है मुझे भगवान नहीं बनना है, तो क्या बनना है? वो कविदाद की कविता है। वो बोलता है, पत्थर क्या बोलता है? घड़वैया मारे ठाकोर जी नथी थाऊं, घड़वैया मारे ठाकोर जी नथी थाऊं। वो पत्थर बोल रहा है, शिल्पकार, मुझे भगवान बनने की, भगवान की मूर्ति बनने की अपेक्षा नहीं है, तो क्या अपेक्षा है? घड़वैया मारे ठाकोर जी नथी थाऊं, जेना माथाમાં સાણે નહીં ધર ધીંગાણે, એના પાડીએ થઈને પૂજાવું, ઘડવૈયા મારે ઠાકોર जी નથી થાવું। ये देश के लिए, धर्म के लिए जो शहीद होते हैं, और हमने सुना है काफी युद्ध में उनका सिर स्मशान जाता है, लेकिन उनके बाकी का शरीर युद्ध में कार्यरत रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के स्मृति चिन्ह यानी कि पालिया बनने की मेरी इच्छा है। अगर पत्थर वैसी इच्छा रखता है तो हम तो जीते जागते मनुष्य है। देशभक्ति के लिए हमारे दिल में हर हमेश के लिए ये कारगिल विजय दिन हर दिन हमारे के लिए विजय दिन रहे, ऐसी अपेक्षा के साथ भारत माता की जय। ખૂબ ખૂબ આભાર ડૉક્ટર જયંતિભાઈ ભાડેસા સાહેબ। એક સ્વામીજીએ વાત કરી, જ્યારે સાંખ્યયોગી માતાઓને મળવા ગયા હતા ત્યારે એમણે પણ કીધું હતું કે જેટલા બહેનો ખાવડા આપણી બોર્ડર ઉપર જ્યારે કામ કરવા ગયા હતા એનું તમે સન્માન કરો। આપણે એવું વિચાર્યું હતું કે સન્માન કોઈનું નથી કરવું, માની સેવા કરી એમાં કંઈ સન્માન ન લેવાના હોય, અને ઘણા બધા બહેનો પણ મિટિંગમાં હતા, એમણે પણ કીધું કે અમને કંઈ સન્માન બનવાની જરૂર નથી। તેમ છતાં પણ સ્વામીએ એક સૂચન કર્યું અને એ સ્વીકારવું પડ્યું આપણને। એમણે કીધું કે જેટલા ગયા હતા એવી માતાઓને ખાલી ઊભા કરો તમે, એટલે ગામને ખબર પડે કે આ બેન ગયા હતા। અમે શોધવા નીકળ્યા તોય નહોતા મળતા। તો સંતોના આગ્રહથી સાંખ્યોગી માતાઓની પણ ઈચ્છા હતી કે તમારું સન્માન થાય, તો આપણે આવું સન્માન કરીએ। ચાલો, જે બહેનો ખાવડા ટ્રકમાં ટિફિન લઈને આવ્યા હતા એમને વિનંતી પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થઈ જાય, કોઈ પણ જાતના સંકોચ વગર ઊભા થઈ જાઓ, તમારા દર્શન કરવા છે બધાને ગામને। કેમેરાવાળા જરાક બધી બાજુ કેમેરો પહોંચી જાય એ રીતે તમે ફેરવી લ્યો, એટલે અમારે લગે એક એવિડન્સ આવી જાય। શોધવા નીકળ્યા ત્યારે તો નહોતા મળ્યા, પણ એક આ અવસર એવો આવ્યો। सर जी ये सब माताएं 71 में वहां पर थी जो खड़ी है अभी। આપણે આ બહેનો માટે ભારત માતા કી, ભારત માતા કી। બીજી વાર આવો ક્યારેક ભગવાન આપણને અવસર આપે રાષ્ટ્રભક્તિનો, ત્યારે આ જે કંઈ 700-800 માતાઓ બેઠા છે એ પણ ઊભા થવા જોઈએ, બરોબર ને? બીજી વખત આવો કંઈ અવસર આવે, કારણ કે આપણું નામ એટલે નહોતું આવ્યું કે કદાચ આપણે ત્યારે હજી બાલ મંદિરમાં જતા હઈશું, જન્મ કદાચ પછી થયો હશે એટલે આપણું નંબર નથી, બાકી તો આપણે તો જવું જ હતું। ઠીક, ધન્યવાદ, બેસીએ। આપણું સન્માન આ જ હતું। આવી જ રીતે 125 જેટલા ભાઈઓ ગયા હતા, એમને પણ વિનંતી કે માતાઓનું સન્માન થયું તો આપણું પણ થવું જ જોઈએ ને। થઈએ ઊભા। શિવજીભાઈ તમે થઈ જાઓ, શરૂઆત કરો। જુઓ, આ બધા હતા, પણ બહેનો કરતા ઓછા હાજર છે। ભારત માતા કી, ખૂબ ખૂબ આભાર। જવાનોને આપણે નિમંત્રણ દીધું તો જવાનો પણ આપણા માટે કંઈક લાવ્યા છે। સુખ પર જઈએ છીએ, દેશભક્ત ગામમાં જઈએ છીએ, ખાલી હાથે કેમ જવાય? એટલે જવાનો એક કાયમી સ્મરણ રહી જાય, 100-200 વર્ષ પછી પણ આપણી સાથે હોય
એવું એક સરસ મજાનું સ્મરણ લાવ્યા છે. એમણે કીધું અમે વૃક્ષ લાવીએ છીએ અને એ વૃક્ષનું રોપણ તમે તમારા ગામની અંદર કરજો અને કારગિલ યુદ્ધની વિજય દિવસની સ્મૃતિમાં આ વૃક્ષ આપણને બીએસએફના જવાન તરફથી બીએસએફ તરફથી મળે છે. તો ત્રણે ત્રણ સ્વામિનારાયણ મંદિરના પ્રમુખ શ્રી અથવા પ્રમુખ શ્રી હાજર ન હો તો પ્રમુખ કાર્યકર્તા એમને હું વિનંતી કરીશ કે તમે ત્રણે ત્રણ મંચ ઉપર આવો અને સુખપર ગામ વતી આ વૃક્ષ સ્વીકાર કરો. ત્રણે ત્રણ મંદિરના પ્રમુખ અથવા પ્રમુખ ન હોય તો કોઈ પણ ટ્રસ્ટી મંડળના પ્રતિનિધિ મંચ ઉપર એક સાથે આવશે. સુખપર, મદનપુર અને નરનારાયણ નગર. પધારો ઝડપથી. ચાલો, 3 વૃક્ષ આવી જાઓ. एक साथ खड़े रहेंगे. आगे आ जाइए, टिपोय के आगे. आगे आइए सर. नबड़ो देखा ખૂબ ખૂબ આભાર. આ વૃક્ષ સુખપર ગામની અંદર ત્રણે ત્રણ વાસમાં એવી જગ્યાએ લાગશે કે આપણું કાયમી સ્મરણ રહેશે અને એના આધારે પર્યાવરણ કેટલું મહત્વનું છે એ સંદેશ પણ आज सुरेंद्र सिंह सर जी ने हमें दिया है कि पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा हमें ही करनी है. खूब खूब आभार. सर जी खड़े रहिए आप प्लीज. આપણું શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ભુજ આપણા બધાનું પ્રતિનિધિ એ ભુજ મંદિર પણ આ કાર્યક્રમમાં ભાગીદાર હતું. એટલે પૂજનીય હરિબળ સ્વામી, લક્ષ્મણ પ્રસાદ સ્વામી અને જાદવજીભાઈ એક સાથે આ ભુજ મંદિરને આપણે વૃક્ષ અર્પણ કરશે સુરેન્દ્રસિંહજી, અને એક ભુજ મંદિરને પણ એક આ પ્રસાદ બીએસએફ તરફથી આપવામાં આવશે. ખૂબ ખૂબ આભાર. બોલું તો બાકી જ છે ને, આપણે આપવાનું એ તો બાકી ને જવાનું. सर जी, हमारे गांव में एक वृक्ष मित्र समिति है, पर्यावरण समिति. लगभग 7,000 वृक्ष गांव में, गांव के आसपास में, पहाड़ों में पूजनीय संतों के मार्गदर्शन में उन्होंने वृक्षारोपण किया है. वो समिति को भी आप वृक्ष अर्पण करें. उसके प्रतिनिधि को मैं आह्वान करता हूं कांति भाई, बाकी सब समिति के कार्यकर्ता वृक्ष लेने के लिए बीएसएफ की ओर से ये वृक्ष पूरी टीम आ जाएगी साथ में. जल्दी जल्दी जरा एक ज राखो ना, एक ज राखो भले. नहीं नहीं हाँ, सब लाइन में खड़े हो जाए. अच्छा, फोटो आ जाए. कांति भाई, सुनीता, હવે તમારું સુनीता
ये अवाकाडू है आ समितिए सामे पण साहेबने अवाकाडू अवाकाडू શું એ સમજાવી દીધું એમણે સાહેબને અવાકાડુનો વૃક્ષનો રોપો આપ્યો છે આપણા હેડક્વાર્ટર ભુજમાં બીએસએફના હેડક્વાર્ટરમાં એ રોપો લાગશે હવે બે લોકોને બોલાવીશ એક ભારતીય કિસાન સંઘ કે જેણે લીડિંગ લીધી હતી આખા ઓપરેશનની એના પ્રતિનિધિ તરીકે મુકેશભાઈ વેલાણી આવો અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના પ્રતિનિધિ તરીકે પ્રત્યક્ષ કામગીરીમાં હતા અને તાલુકાનું અત્યારે કામ સંભાળે છે એવા શ્રી હઠુભા પઢિયાર બે મિત્રો એક સાથે આવશે અને આ સાહેબ 300 વૃક્ષ લાવ્યા છે આપણા માટે અહીંયા જો આપણે કાર્યક્રમ પૂરો કરવો હોય 300 નો કે હવે આ પ્રતિનિધિ તરીકે ચલાવી લઈ તો આપણે જેને વાવવાની ઈચ્છા હોય એ પોતાના ઘરે નીચેથી એ વૃક્ષ લઈ જશે અને આ બીએસએફ નો પ્રસાદ છે એ ભાવથી આપણે લઈ જઈએ भड़ेसे साहब ये दो प्रत्यक्ष काम करने वाली टीम के कार्यकर्ता है सर जी हटू पा फरी जाओ तो भारतीय किसान संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी ये वृक्ष दिया जा रहा है धन्यवाद मैं कपिल मुनि स्वामी से विनती करता हूं आगे का दौर संभाले मारे हवे एक एवा व्यक्ति ने याद करवा छे जे आपड़ा गाम माटे एक उदाहरण हशे आपड़ा सौ सत्संगीओ माटे गौरव हशे लेवा पटेल ज्ञातिनी साथे साथे कच्छ माटे गौरव हशे एवा सुमिताबेन मैं एक ऐसी व्यक्ति को याद करने जा रहा हूं अभी जिनके माध्यम से हम सब गौरव का अनुभव करेंगे ऐसे सुमिताबेन नवीन भाई भूड़िया उन्होंने अभी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में ट्रेनिंग अभी उनकी चालू है और श्री स्वामीनारायण कन्या विद्या मंदिर उनके साथ राष्ट्रीय सेविका समिति कॉमर्स कॉलेज का अभ्यास पूर्ण किया बाद में अभी फौज की एंट्री के लिए वो ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद में है सज्जनों इतना पढ़ने के बाद भी घर का काम करना और वो भी वो काम से अभी सब महिलाएं बहुत दूर चली गई हैं गायों की सेवा करना गोबर उठाना और सुबह गाय से दूध निकालना ये महिलाएं बहुत दूर जा चुकी है ऐसे समय में इतनी पढ़ी लिखी और हम सबका गौरव ऐसे सुमिताबेन नवीन भाई भूड़िया उनको फिर से तालियों के नाद से हम अभिवादन करेंगे और हमारे बीच अभी वो उपस्थित नहीं है फिर भी उनका ध्येय एक ही है हमें जाना है बॉर्डर पे जाना है और हमारी कुछ ऐसी यादें वहां पे खड़ी करना है जो हम सबको गौरव प्रदान करें तो अभी उनकी उपस्थिति न हुए होते भी हम उनको अभी याद करेंगे और उनकी माता और दादी दोनों को भी तालियों के नाद से हम अभिवादन करें कि जिनके लिए इन्होंने प्रेरणा प्रदान की तभी दोनों उनकी माता और दादी हमारे बीच जवान बहनों की उपस्थिति है उनके बीच पधारे और अपना सम्मान स्वीकारे सज्जनों उनके बीच में एक बात आपसे आ सुमितेना दादी એટલે કે નવીનભાઈ ભોડિયાની માતાજી સવારે એમને કહેવા ગયો તો કે આવી રીતે તમારું સન્માન કરવાનું આવજો તો અમારા સન્માન બનમાન ન હોય આપણે બધા ઓળખી રહ્યા ગામ આખું નવીનભાઈના માતાજી કેટલા સરળ અને સાદા છે પણ મુદ્દાની વાત જે કીધી જેના માટે હું વચ્ચે આવ્યો સ્વામીની વચ્ચે એ હતી કે નારાયણભાઈ હું રોજ સવારે પહેલી 5 માળા એ સુમિતા માટે હું કરું છું 5 માળા સુમિતા ટ્રેનિંગ લે છે હૈદરાબાદમાં એ દાદી એની માળા કરે છે એને સમય મળે ન મળે કંઈક આગુ પાછું થાય પણ હું એની 5 માળા કરી લઉં છું તો ભક્તિ પણ એટલી છે રાષ્ટ્રભક્તિ સાથે
ભગવત ભક્તિ. તો આ એક સવારનો જ આજનો અનુભવ. अभी आगे का कुछ कार्यक्रम ज्यादा तो नहीं है, पर जितना भी है बहुत महत्वपूर्ण है. हम अभी जिनको सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसे हमारे बीच उपस्थित सुरिंदर सिंह जी, उनके साथ बहुत घटनाएं हुई. जब ये युद्ध चल रहा था तभी बहुत सारे जवान हमारे बीच नहीं थे, फिर भी आज तक हम उनको याद करते हुए नतमस्तक वंदन भी करते हैं. मैं एक ऐसे व्यक्ति को याद करना चाहूंगा अभी, जिनकी उम्र मात्र 19 साल थी. माने हम अभी की भाषा में बोले तो छोटा बच्चा बोला जाता है. 19 साल की उम्र. જો કે હું આ વાત ગુજરાતીમાં કરીશ તો મને વધારે ફાવશે ને તમને સાંભળવાની પણ મજા આવશે. જેમની માત્ર 19 વર્ષની ઉંમર અને જેમણે આપણે માત્ર બાળક તરીકે ગણતરી કરીએ અને અત્યારે જોઈએ તો કોલેજિયન વિદ્યાર્થી જેમની 19 વર્ષની ઉંમર હોય એટલે સંપૂર્ણપણે નિર્ભર એના માતા પિતા ઉપર હોય. પણ અત્યારે મારે એક એવા વ્યક્તિને યાદ કરવા છે જેમને યાદ કર્યા પછી આપણી છાતી ચોડી થઈ જાય. હું યાદ કરીશ ટાઈગર હિલ ઉપર જ્યારે યુદ્ધ ચાલુ હોય અને એવા સમયે ગ્રેનેડિયર યોગેન્દ્રસિંહ યાદવ કે જેમની માત્ર 19 વર્ષની ઉંમર અને એમના મનમાં પણ રાષ્ટ્રભક્તિની ભાવના એટલી જ ધધકતી હોય અને એમને પણ વિચાર આવે કે મારે પણ જવું છે અને મારે એ કામ કરવું છે કે જેનામાંથી અનેક લોકો પ્રેરણા લઈ અને માં ભારતીની રક્ષા માટે ભારતીય સૈન્યની અંદર જોડાય. અને આ યોગેન્દ્રસિંહ યાદવ પોતે 19 વર્ષની ઉંમરે ભેખ લઈને નીકળે માં ભારતી માટે. અને જ્યારે એ પથ્થરો ઉપર ચઢાઈ કરવાની વાત આવે ને ત્યારે તમે યુટ્યુબ ઉપર જોઈ શકો છો એ કારગિલ યુદ્ધના સમયની પરિસ્થિતિને. અને અત્યારે પણ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ જુઓ ને તો ત્યાં કણે જીવવું પણ આપણા જેવા સામાન્ય લોકો માટે અસંભવ છે. એવી જગ્યા ઉપર કે જ્યાં લોકોને દોરડા તાણી તાણીને માથે ચડવું પડે છે, પગે ચાલવાનો કોઈ રસ્તો પણ નથી. એવી ભયંકર પરિસ્થિતિઓમાં પણ આ યોગેન્દ્રસિંહ યાદવ પોતે પોતાની ટીમ સાથે એક જગ્યાએ ફરીવાર પાછો ભારતનો ઝંડો લહેરાવવા માટે નેમ લઈને નીકળે અને આગળ વધતા જાય. ધીરે ધીરે પગ દંડુ એ પોતે બનાવતા જાય ને ચડતા જાય ને એવા સમયમાં પરિસ્થિતિ એવી બને કે ઉપર બેઠેલો માણસ નીચેથી આવતી વ્યક્તિને ગમે ત્યારે ગમે તે રીતે પ્રહાર કરી શકે અને ઉપરથી ગોળીબારી ચાલુ થાય અને એમાં 3 જવાનો શહીદ થાય. એની સાથે સાથે 3 ગોળીઓ આ યોગેન્દ્રસિંહ યાદવને પણ લાગે, પણ એમણે ચડવાનું બંધ નથી કર્યું. ચડવાનું યથાવત ચાલ્યું રહ્યું. એક ખંભાના ભાગે ગોળી લાગી છે, પેટમાં પણ ગોળી લાગી છે, છતાં પણ ચડવાનું ચાલુ છે. પોતાની પાસે હેન્ડ ગ્રેનેડ છે. તમે બધાએ એ વસ્તુને ક્યારેક બોર્ડરના પ્રવાસે ગયા હશો ત્યારે જવાનોએ તમને બતાવ્યું હશે. પોતાની સાથે છે, નીકળે છે, ધીરે ધીરે કરતા કરતા ઉપર સુધી પહોંચી અને જે એક બંકર બનાવેલું હતું ને બંકરમાં જ્યાં દુશ્મનો છુપાયેલા હતા એવી જગ્યા ઉપર જઈ અને પોતે ઘાયલ છે, પોતાના શરીરમાં 3 ગોળીઓ વાગી છે, છતાં પણ એક જ બોમ્બના પ્રહારના માધ્યમે ખુદ પોતે તો જાય પણ એની સાથે સાથે ત્યાં દુશ્મનોનું જે એક આખું ટોળું એટલે કે સૈન્ય હતું એ સૈન્યોને તરત જ નેસ્ત નાબૂદ કરી અને ભારતનો ઝંડો લહેરાવી અને વીર ગતિને પ્રાપ્ત કરે. એવા અનેક વીર યોદ્ધાઓ છે કે જેમને આજે આપણે યાદ કરીને નતમસ્તક વંદન કરી શકીએ. સજ્જનો, એમના માટે 2 કાવ્યની પંક્તિઓ તો ચોક્કસ થાય. जिस चोटी को छूने से सूरज को भी वक्त लगता है, जिन चोटी को छूने से सूरज को भी वक्त लगता है, उसे योगेंद्र यादव ने वीरता से फतह करके दिखाया है. ऐसे हमारे यवान योद्धा ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को आज हम नतमस्तक वंदन करते हैं. उनके साथ ही जिन्होंने बहुत युद्ध में अहम भूमिका निभाई ऐसे हमारे बीच उपस्थित हैं, ऐसे सुरिंदर सिंह जी को मैं अभी અત્યારે હું નારાયણભાઈને આઉટ કરીશ, પોતાની વાત પ્રસ્તુત કરશે. આપણે આ કાર્યક્રમમાં ઘણા બધા લોકોનો સહયોગ મળ્યો છે. તો આ સમિતિના કાર્યકર્તા ધનસુખભાઈ વાઘાણીને વિનંતી કરીશ કે આભાર વિધિ કરે. એટલે આપણે સાહેબને સાંભળવાના જ છે અને સાહેબને સાંભળતા પહેલાં એક ગીત બોલવાનું છે
જે એક રોચક છે. તો પહેલાં આભાર વિધિ, પછી ગીત, અને પછી જે સ્વામીજી કહેવા જતા હતા આપણા મુખ્ય મહેમાન કે જેમને આપણે સાંભળવા માટે જ આજે ભેગા થયા છીએ, તો આ બે કાર્યક્રમ ટૂંકમાં પતાવશું અને પછી સાહેબને આપણે નિરાતે સાંભળીશું. આજના કારગિલ વિજય દિવસ નિમિત્તે એકત્ર થયેલ સૌ દેશભક્ત નાગરિકોને ભારત માતા કી. આ કાર્યક્રમ માટે આપણા સૌના ઉત્સાહ વધારવા માટે બીએસએફમાંથી કમાન્ડન્ટ શ્રી સુરેશજી સાહેબ આપણી સમક્ષ આવ્યા એમની ટીમ સાથે. તો આ આપણા ગામ વતી હું એમનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ આભાર માનું છું. ભુજ સ્વામિનારાયણ મંદિર પૂજ્ય સંતો આપણી સમક્ષ આવી અને પોતાનો માર્ગદર્શન આપ્યું એ બદલ પૂજ્ય સંતોનો પણ હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આ કાર્યક્રમ માટે ડૉક્ટર સાહેબ જયંતિભાઈ ભાડેસિયા મોરબીથી ખાસ આપણા માટે પધાર્યા છે, તો એમનો પણ હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. પ્રવીણભાઈ ધોળકિયા એમનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. સુખપર સ્વામિનારાયણ મંદિર જે આ હોલ નિઃશુલ્ક કાર્યક્રમ માટે પ્રદાન કર્યો એ બદલ એમના ટ્રસ્ટી મંડળનો પણ હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. ત્રણેય મંદિરના માતા સાંખયોગી બહેનો અને યુવક મંડળના અને યુવતી મંડળના બહેનો જે કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે ઉપયોગી થયા એમનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. જે યુવાનોના સન્માન માટે જુનાવાસ મંદિરના યુવતી મંડળના બહેનો જે બેન્ડ અને લેઝિમ સાથે સ્વાગત માટે ઉપસ્થિત થયા એમનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. ગામની અલગ અલગ જ્ઞાતિ જાતિ પંથ સંપ્રદાય દરેક લોકો આ કાર્યક્રમમાં આવ્યા અને જોડાયા એ બદલ એમનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આ સુશોભન માટે રાષ્ટ્રીય સેવિકા સમિતિના બહેનો જોડાયા એમનો પણ હૃદયપૂર્વક આભાર. આપણે જે હાર સન્માન માટે આવ્યા એ રામપર સ્વામિનારાયણ મંદિરના સાંખયોગી માતાઓ દ્વારા આપવામાં આવે એમના પણ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આર્થિક સહયોગ માટે જેમનો સહયોગ મળે એવો સ્ટાર 11 ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ એમના હોદ્દેદારોનો પર હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. અર્જણભાઈ ભીખાલાલ પિંડોરિયા એમનો પર હૃદયપૂર્વક આભાર. ધનજીભાઈ લાલજીભાઈ હિરાણી, જયંતિલાલ હરજીભાઈ ભંડેરી, બલરામ વેબ્રિજ હસ્તે વાલજીભાઈ, કાંતિભાઈ પટેલ ટ્રાવેલ્સ હસ્તે ઘનશ્યામભાઈ ભુવા, એલઈડીના સહયોગ માટે કપિલભાઈ વૈષ્ણવ, શાહજાદન સ્ટુડિયો હસ્તે ધનસુખભાઈ, ગોરસિયા કૃષિ મોલ હીરજીભાઈ એમનો પર હૃદયપૂર્વક આભાર. પોલીસ બંદોબસ્ત માટે જે પોલીસ તંત્ર સહયોગ કર્યો એમનો પર હૃદયપૂર્વક આભાર. આ કાર્યક્રમમાં નિહાળવા માટે સૌ ગ્રામજનો માતા ભાઈઓ બહેનો પધાર્યા એમનો પણ હું સમિતિ વતી હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. ભારત માતા કી જય. અત્યારે અહીં ગીત પ્રસ્તુત થશે. આપણે સૌએ સાથે મળી અને એ ગીતનું ગાન કરવાનું છે. ગીત પ્રસ્તુતિ. सरहद तुझे प्रणाम, सरहद तुझे प्रणाम, सरहद तुझे प्रणाम. देश की रक्षा धर्म हमारा, देश की रक्षा धर्म हमारा, देश की सेवा कर्म हमारा, देश की सेवा कर्म हमारा. गूंज उठेगा जल थल यंबर, गूंज उठेगा बोलो, बोलो बता. जल अंबर, जग में गौरव गान. सरहद तुझे प्रणाम,
सरहद तुझे प्रणाम, सरहद तुझे प्रणाम। सीमाएं हम रखे सुरक्षित, सीमाएं हम रखे सुरक्षित। देश रहेगा सदा अखंडित, देश रहेगा सदाय खंडित। इसके हित में जिए मरेंगे, इसके हित में जिए मरेंगे। चलते सीना तान। सरहद तुझे प्रणाम, सरहद तुझे प्रणाम, सरहद तुझे प्रणाम। जन जन में सद्भाव जगाए, जन जन में सद्भाव जगाए, भेदभाव सब दूर भगाए, भेदभाव सब दूर भगाए। एक देश है एक संस्कृति, एक देश है एक संस्कृति, समर अमृत पान। सरहद तुझे प्रणाम, सरहद तुझे प्रणाम, सरहद तुझे प्रणाम। परम शिखर पर ले जाएंगे, परम शिखर पर ले जाएंगे। देश का वैभव प्रगटाएंगे, देश का वैभव प्रगटाएंगे। विश्व गुरु बन कर उभरेंगे, विश्व गुरु बन कर उभरेंगे। पाएंगे सम्मान। सरहद तुझे प्रणाम, सरहद तुझे प्रणाम, सरहद तुझे प्रणाम। भारत माता की। अभी हमारे बीच उपस्थित सुरिंदर सिंह जी, जिन्होंने 1999 में जो पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत हुई और कारगिल का युद्ध हुआ, और वो युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले और वही युद्ध में अपना एक पैर भी गंवाने वाले उपस्थित सुरिंदर सिंह जी को मैं अभी यहाँ विनंती करूंगा, यहाँ पर उपस्थित आप सबको संबोधित करें और अपनी जो कुछ यादें उस समय की है वो हमारे बीच प्रस्तुत करें। सुरिंदर सिंह जी। यहाँ उपस्थित सभी नागरिकगण को मेरा अभिवादन, और मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ कि आप लोगों ने जो है अपना कीमती समय निकाल कर आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। मुझे लगता है कि आज के दिन में कोई किसी को कुछ बहुमूल्य चीज़ कोई दे सकता है, बहुमूल्य चीज़ कोई दे सकता है, वो है अपना समय। क्योंकि वो समय जो अभी गया वो वापस आने वाला नहीं है। वो अपना समय जो आप लोग यहाँ मतलब कि आप दे रहे हैं हमें, फोर्स के लोगों को, उसके लिए यहाँ मौजूद जितने भी मेरे साथी हैं उन सब की तरफ से मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ। और ये दिवस हम हर साल इसलिए मनाते हैं ताकि हम ये जो कहानियाँ हैं, कहानियाँ नहीं हैं, हकीकत हैं, वो जो इंसिडेंट हुए उनमें जो लोगों ने अपनी बहादुरी दिखाई, उसको लेकर जो है हम जो प्रेरणा ग्रहण करें। विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया मतलब कि ये अमर हो गए हैं,
और मैं जब ये देख रहा था डॉक्यूमेंट्री जो चलाई जा रही थी तो उसमें मुझे एक टीस मेरे मन में थी, वो ये थी कि बीएसएफ वहाँ मौजूद थी, बीएसएफ के भी ऑफिसर जवान शहीद हुए और उनका कहीं उसमें जिक्र नहीं था, क्योंकि कहानी हमेशा बड़ा भाई लिखता है। तो हमारा बड़ा भाई आर्मी, उसने अपनी गाथा लिखी और हम लोगों को जो है ऑब्लिवियन में डाल दिया गया। तो लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए मेरे एक सहकर्मी हैं, उन्होंने बहुत एफर्ट डाल के वो हमारी जो कहानियां हैं उनको निकाला, खोदा और हम सबसे फ़ोन पे कि आप हमारे को अपना वृत्तांत लिख के दीजिए। तो उन्होंने दिल्ली में अभी हाल में ही में एक समारोह किया था और हमारे जो कारगिल के जो बीएसएफ के जवान थे, लोग थे, उन्होंने जो काम किए तो उसको जो है हाईलाइट किया गया। खैर ये एक टीम का काम होता है जब ऐसा कोई बात आती है, चाहे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, बीएसएफ है, हम सब मिलके एक काम करते हैं। हमारी ट्रेनिंग ही इसी तरह से कराई जाती है कि जब वक्त आए तो सीमा तो हमें देखनी है, गार्ड करनी है, लेकिन जब वक्त आए तो हम आर्मी के साथ मिलके और बाकी सेनाओं के साथ मिलके हम अपनी ड्यूटी कर पाएँ और जो है अपना योगदान दें। ऐसा नहीं है कि लड़ाई होगी तो बीएसएफ पीछे आ जाएगी, बीएसएफ पीछे नहीं आएगी, बीएसएफ तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो तो रहेगी, ठीक है, वो रहेगी वहाँ पे। और वो चाहे आर्मी उसके साथ हो या कोई और फोर्स हो, उसके साथ मिलके वो डटी रहेगी। और मेरे साथ मेरे ही कोर्समेट थे मिस्टर सोनम शेरिंग, उन्होंने पेट्रोलिंग करते हुए वो एक ऐसी जगह देखी जो कि हमारी सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और बहुत ही हाइट पे थी। जब उन्होंने आर्मी को इस चीज़ की रिपोर्ट दी तो आर्मी ने उनको ये दायित्व दे दिया कि इस पोस्ट को आप ही संभालिए। और मुझे ये बताते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि चोर बाटला का वो जो इलाका है जहाँ से सियाचिन का इलाका शुरू होता है, वहाँ पे आज भी मेरे उस कोर्समेट के नाम पे पोस्ट है, उस पोस्ट का नाम है सोनम। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब उसको पोस्ट को बनाने के वो बाद जब वो आए तो छुट्टी जा रहे थे और वो रहने वाले जो है कुल्लू, मनाली के कुल्लू के हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं इसी टाइम घर जा सकता हूँ और मेरे को अभी जाना है। तो लेकिन उसको ब्रिगेड ने रोका, बोला कि आप मॉडल बना के हमारे को इसका इम्पोर्टेंस समझाइए। तो वो समझा के गए। और जब ये कारगिल की लड़ाई चल रही थी तो आपको पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, सिपाही हैं, असला है और बाकी चीज़ें हैं, खाने पीने का सामान है, वो एक जगह से दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो उन्होंने कारगिल के युद्ध के दौरान उस सोनम पोस्ट को जो है संभाल के रखा और अपना दायित्व उन्होंने निभाया। और मैं अपनी परिवार में दूसरी पीढ़ी का सिपाही हूँ। मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे और जो है अब मेरे को अच्छी तरह याद है कि मई 99 में मतलब कि 98 में मेरी शादी हुई थी। तो मैं सोच रहा था कि मैं वाइफ को लेके जाऊंगा कारगिल में अपने स्टेशन पे। तो मैंने पिताजी को बताया तो पिताजी ने मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना हिंट दिया कि भाई हालात ठीक नहीं है उस टाइम, जबकि ये ऐसा कुछ आभास नहीं था। अब सिपाही, दो सिपाही एक घर में हैं, एक बाप है, एक बेटा है, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं बताता है कि क्या बात है, वो सिर्फ हिंट देता है। वो जितना जानना चाहिए उतना ही बताएगा। वो बोलेगा बेटा मैं नहीं एडवाइस करता, सिचुएशन ठीक नहीं है, आप मत लेके जाओ। और जब मैं वहाँ अपने स्टेशन पे पहुँचा तो मुझे पता चला कि एयरफोर्स वालों के वायुयानों ने रेकी कर ली है और उनको ये पता लगा कि इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है, कंफर्म है। वो फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे पिताजी ने क्यों मना किया।
पर वो पूरी डिटेल उन्होंने मुझे नहीं बताई, तो वो उतनी सीक्रेसी भी रखी जाती है। चाहे आपके रिश्ते इतने क्लोज हैं, अब पिता का पुत्र का रिश्ता, इससे ज़्यादा क्लोज रिश्ता क्या होगा, पर वो ज़्यादा डिटेल नहीं बताते एक दूसरे को, जितना ज़रूरी है उतना ही बताया जाता है। वहाँ रहते हुए जब ये युद्ध चल रहा था, मेरे को एनएसजी के लिए ऑफ़र आया। एनएसजी के इंटरव्यू के लिए मुझे दिल्ली आना था और वो 9 जुलाई को मेरे को आना था, और उसके लिए मैं बटालियन हेडक्वार्टर नीचे गया। और जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने जवानों के चेहरे देखे और उनके चेहरे से मैं भाव पढ़ पा रहा था। वो उनको लग रहा था कि यार बहुत लकी आदमी है, अब ये दिल्ली चला जाएगा, लड़ाई में तो हम फंसे रहेंगे, ये तो निकल गया, ठीक है। और मैंने उनके चेहरे से ये भाव पढ़ लिए थे। और मैं जब नीचे आया अपने बटालियन हेडक्वार्टर में, तो मैं सीओ साहब को मिला, तो बोला कि भाई आपको एनएसजी के वो इंटरव्यू के लिए जाना है, आपको एनएसजी में सिलेक्शन के लिए बुलाया गया है। तो मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहा मेरे जो सिपाही हैं वो मेरी पोस्ट पे हैं और उनके मोराल पे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि हमारा जो कमांडर है, कंपनी कमांडर, वो चला गया दिल्ली, और जो है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे बिहाफ पे एक मैसेज दे देता हूँ। तो बीएसएफ वाले बैठे हैं, इतनी जल्दी किसी मैसेज का जवाब नहीं आता, लेकिन मेरे इस मैसेज का तुरंत जवाब आ गया कि ठीक है, एक्सेप्टेड, अफसर को यहीं रख लिया जाए, ठीक है। और जब मैं गया तो जवानों का उत्साह बढ़ गया कि ये तो वापस आ गए। और जब उस पहाड़ी पे जाने की हमारी ड्यूटी आई तो सबके मन में थोड़ा संशय था, क्योंकि वो पहाड़ी एक ऐसी पहाड़ी थी जिसके ऊपर जब दुश्मन हमारी पोस्ट, हमारे बटालियन हेडक्वार्टर पे शेलिंग करते थे तो वो पहाड़ी के ऊपर सारे बम गिरते थे। उस पहाड़ी पे जाना मतलब अपने आप को, वो जो दुश्मन की गोलाबारी है उसको एक्सपोज करना। तो एक आता है ना कि डर सबको लगता है, क्योंकि पता है क्या होने वाला है, डर सबके मन में आता है। पर मैंने उन अपने जवानों को यही बोला कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ और जो कुछ तुम्हारे साथ होगा मेरे साथ भी होगा, और हम साथ उधर होंगे तो हम देख लेंगे जो भी परिस्थिति होगी। हम चले गए और 2-3 दिन लगातार बमबारी हुई, और उसमें जो है हमारे पास कोई रहने के लिए मकान नहीं था, कोई तंबू नहीं था, तो जो हम खाना पीना अपने साथ कैरी करके ले गए थे सिर्फ वही था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 दिन हमारे पास पानी नहीं था, 4 दिन। और मेरा जो सहायक था वो एक पानी की बोतल लेके आया और बोला कि साहब मैंने ये छुपा के रखी थी, आप इसको ले लीजिए। तो मैंने बोला नहीं, ये काम करो, ये ढक्कन लेके अपने सिर्फ होंठ गीले करते रहो। तो हम 20-25 आदमियों ने 4 दिन वो एक ढक्कन लेके अपने होंठ गीले कर करके किसी तरह से वो 4 दिन निकाले, जब तक कि वो पानी हमारे पास दोबारा नहीं आ गया। और ऐसा नहीं था कि वो पानी इस वजह से नहीं आया कि जब बाकी जगह अटैक चल रहे थे, जो आपने यहाँ सुने, टाइगर हिल, टोलोलिंग का इलाका हमारे बगल में लगता था, तो अब जितने जो हमारे संसाधन हैं वो उस तरफ मोड़ दिए गए थे। तो उस वजह से हमारे पास ये राशन और पानी की सप्लाई नहीं थी। और मुझे अभी भी याद है जब मैं अपने एडजुटेंट को रिपोर्ट करता था, वो पहाड़ी का एक कोना था जहाँ से मेरी बातचीत हो पाती थी। तो मैं उनको यही बोलता था कि सर ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, बस राशन और पानी की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मैं उनको बोलता था, तो वो बोलता था यार तू ऐसे मौके पे भी तू गाना वाना गा रहा है, तो मैंने बोला और हमारे पास क्या चाह रहा है। वो अपने आप को खुश रखने का यही एक तरीका है कि मैं आपको गाना सुनाऊँ, आप मेरे को गाना सुना दें। और मैं कहा बाकी यहाँ पानी तो है नहीं, राशन है नहीं, हम बैठे हुए हैं और आसपास मायने हैं, अगर आपने गलत जगह कहीं पैर रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और एक दिन जब ज़्यादा शेलिंग हुई और हमारे जो हम क्या करते थे कि पत्थरों का ढेर लगा के उसके ऊपर तरपाल एक छोटी सी मिलती है हमारे को, उसको ग्राउंड शीट जो है वो डाल के हम अपना वो बना लेते थे बैठने के लिए, क्योंकि धूप बड़ी तेज़ होती थी। और रात को अगर आपका हाथ बाहर रह गया तो ऐसा लगता था कि कट गया, इतनी टेम्परेचर डाउन चला जाता था। तो उस स्थिति में जो है जब वो गोली वो अपना शेलिंग हुई तो हमारे वो सब पत्थर वगैरह ढह गए, कुछ एक आदमी को चोट लगी।
तो अगले दिन मैंने डिसाइड किया कि जो पाकिस्तानी जब वहाँ पे थे उस फीचर पे, उन्होंने बहुत पुराने 65 के टाइम में बंकर वगैरह बनाए हुए थे। तो हमने सोचा कि चलो कुछ बंकर ढूंढते हैं जहाँ पे अगर हम ठीक तरह से रह पाएंगे। तो मैं पार्टी को लीड कर रहा था और मुझे पता था कि यहाँ पे माइनें बिछी हुई हैं, लेकिन उसको देखते हुए मैंने अपने आदमियों को ये बताया कि पत्थरों पे पैर रख के आप आगे चलिए। उनको मैंने बताया और पता नहीं कैसे मेरा ध्यान भटक गया और मैंने घास में पैर रख दिया, और जैसे ही पैर रखा वो धमाका हो गया और उस टाइम मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा। और जब मैंने अपने सामने धुआं उठते देखा तो जब मेरी नज़र नीचे गई तो मैंने देखा कि मेरा पैर जो है वो पूरी तरह से कबाब बन गया था। तो मैं उस टाइम बैठा और अपने लड़कों को मैंने बोला कि आप अपना अपना रुमाल निकालिए। सब ने अपना रुमाल निकाला, उसको लेके मैंने अपने जो है थाई के ऊपर एक टाइटली बांध दिया क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उन बहादुर जवानों ने, मैंने उनको बोला कि ध्यान रखना, पत्थरों पे पैर रखना, घास पे मत रखना, मेरे को अभी यहाँ से निकाल लो। तो उन्होंने मुझे निकाला। तो ये जो वहाँ बैठे हुए हैं, मेरा अस्तित्व इनसे ही है, ठीक है, मेरा अस्तित्व इनसे है और इनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है। तो वो लेकर मुझे नीचे आए अपना एडम बेस तक, और मुझे अभी भी याद है उस दिन वो जो हाईवे जो यहाँ पे बताया जा रहा था कि सारा पाकिस्तान की कोशिश थी कि वो जो हाईवे है उसको जो है हम अपने कब्जे में कर लें। ट्रैफिक जाम था बहुत, किसी तरह से मेरे को हॉस्पिटल ले जाया गया। और उसके बाद मैं बड़ा ऋणी हूँ एक एयरफोर्स पायलट का। उसने जब मेरी हालत देखी तो उसने मेरे सीईओ से बोला कि अगर इसको और आधे घंटे के अंदर अंदर हम यहाँ से नहीं लेके गए तो एक हाइट थी फोटूला करके, बोलते कि वहाँ पे मौसम ख़राब हो जाएगा और हेलीकॉप्टर जा नहीं पाएगा, तो इसको अभी लेके जाना पड़ेगा। तो उस बहादुर एयरफोर्स के पायलट ने अपना शेलिंग होते हुए उस कंडीशन में उसने अपना हेलीकॉप्टर उड़ाया और मेरे को निकाल के वहाँ से वो लेके गया और लेह में उन्होंने मेरे को जो है हॉस्पिटल पहुँचाया। तो बात चलो इंसिडेंट ये हुआ, उसके बाद मेन बात आती है, विकट परिस्थिति हो गई, पैर ना होना। और मैं फोर्स में इसलिए ज्वाइन किया था कि एडवेंचर मिलेगा, जो आम उमन लोगों का विचार होता है कि एडवेंचरस लाइफ होगी, डिसिप्लिन लाइफ होगी, घूमने फिरने को मिलेगा, इधर जाएंगे कि देश के अन्य हिस्से देखेंगे। अब मेरा पैर नहीं था, बड़ा मुश्किल हुआ मुझे कि ये कैसी लाइफ हो गई। और उस टाइम मेरी उम्र जो है मात्र 29 साल की थी, 29 साल की उम्र थी। तो बड़ा मेरे मन में अफसोस होता था। और मैं आपको बताऊं, जब ये मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो मैं लोगों को जो है चलते हुए देखा करता था और सोचता था कि कितने भाग्यशाली लोग हैं ये जिनके पैर सलामत हैं। धीरे धीरे ट्रीटमेंट हुआ, फिर आर्टिफिशियल पैर लगा, वो उम्र के साथ साथ धीरे धीरे सेट हुआ। लेकिन धीरे धीरे जो है फिर मैंने भी जो किसी मेरे काम में बाधा ना आए, मैं जो मेरे साथी हैं उनके बराबर ड्यूटी करूं। और मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं सांबा बॉर्डर में था तो पाकिस्तानियों ने एक घुसपैठ की कोशिश की और उस टाइम जो है मैं गेट खोल के सबसे दूर वाले मोर्चे में अपने आप को मैंने अपनी पोजीशन बनाई और बाकी जवानों को साथ लिया। हम लोगों ने खूब फायरिंग की पाकिस्तान के ऊपर और उनको वहाँ से खदेड़ के भगा दिया, ठीक है। उसमें वो लड़कों को ये था कि इनका पैर जो है आर्टिफिशियल है, अगर इनके ऊपर ज़्यादा फायर आ गया तो ये अपने आप को निकालेंगे कैसे। तो मैंने बोला आप उसकी चिंता मत करो, मैं सबसे दूर वाला मोर्चा लूँगा, लेकिन आप गेट के पास रहना और जब मैं आपको कवरिंग फायर दूंगा और जब कोई जब सिचुएशन ज़्यादा गड़बड़ हो गई तो आप लोग गेट के पार चले जाना, मैं आपको कवर फायर देता रहूँगा। आप वहाँ पहुँचने के बाद मेरे को कवरिंग फायर दोगे तो मैं सबसे बाद में वापस में आ जाऊँगा। तो इस तरह के जो इंसिडेंट होते रहे। और बाकी इनके जो 176 के सीओ साहब हैं, इन्होंने योगेश कुमार साहब कोर्स के दौरान मेरी बहुत मदद की
और आज मैं जिस स्थान पे हूँ वो उनकी वजह से हूँ, उनके भी उसमें एफर्ट हैं। और मैं जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो जैसे कि वो महंतगण बता रहे थे कि जो इच्छा रखते हैं कि हमें फोर्स में जाना है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने फोर्स में जाना है तो त्याग की भावना जरूर अपने साथ रखिए। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि हमें बहुत ये सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगी, वो मिलेगा, तो आप बड़े डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले महंत जी कुछ बता रहे थे कि नीचे बैठे हुए लोगों के बारे में कि नीचे बैठाया है। ये हमारे कल्चर में ही नीचे बैठना था। मैं भी गांव से आया हूँ और मैंने अपने मतलब कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, हम लोग खाना भी नीचे बैठ के ही खाते थे। बाद में हम लोग शहर में शिफ्ट कर गए, फिर वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ डाइनिंग टेबल और डाइनिंग कुर्सी ये सब रिवाज हमने पकड़ लिए। तो मैं भी नीचे बैठ के ही खुश हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आप लोगों के साथ भी नीचे बैठ सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अंततः यही कहना चाहूँगा कि बीएसएफ के जवानों को जो ये डॉक्यूमेंट्री बनी है उसमें अभी चेंज की ज़रूरत है। हमारे सुखबीर डिप्टी कमांडेंट सुखबीर सिंह यादव 171 बटालियन, हमारे को चेंज ओवर के लिए वो बटालियन आई थी, और वहाँ पे जब शेलिंग हुई उनकी पोस्ट पे, उनके आदमी, क्योंकि उनको पता नहीं था इलाके का, उनमें थोड़ा सा मतलब कि शेल्टर कहाँ पकड़ना है, क्या करना है, थोड़ा सा मतलब वो कैओस हो गया उनकी उसमें पोस्ट में। तो उन्होंने कहा कि मैं ऊपर जाके आऊँगा, तो उन्होंने मेरे से रक्सैक मांगा, मैंने दे दिया, और वो लेके गए। 45 मिनट के अंदर अंदर वो शेलिंग शुरू हो गई, और उनके जो है पेट के अंदर एक वो स्प्लिंटर लगा और उनकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। मैं जस्ट कमांडो कोर्स करके आया था, अच्छी फिटनेस थी, मैं भागा उनको रेस्क्यू टीम में कि उनको मैं बचा के लेके आऊँगा। लेकिन आधे रास्ते में जाके जब मैंने उनका स्ट्रेचर में से उनका जो हाथ लटक रहा था वो मैंने पकड़ा, तो वो बिल्कुल ठंडा एकदम बर्फ़ की तरह हो गया था। तो मैं समझ गया था कि ये अभी नहीं है। तो हमने उनको एक पोस्ट में रखा। उनकी मिसेस वहाँ पे थी, हमने उनको नहीं बताया कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है। हमने उनको सिर्फ इतना बताया कि आपके हस्बैंड को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर दिया गया है और श्रीनगर भेज रहे हैं। और उनके बच्चे भी साथ में थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उनको गाड़ी में बैठाया और श्रीनगर के लिए हमने उनको रवाना कर दिया। और पीछे पीछे जो बड़ी गाड़ी जा रही थी उसके अंदर उनके हस्बैंड की डेड बॉडी थी। तो आप उस लेडी की व्यथा जरा समझिए कि वो गाड़ी में जा रही है, उसके पीछे जो गाड़ी फॉलो कर रही है उसमें उसकी डेड बॉडी है, और उसको नहीं पता कि भाई उसके अंदर उसके हस्बैंड की डेड बॉडी जा रही है। ये ऑफ विजय के दौरान की ही बात है। और जब वो श्रीनगर पहुँचे और जब उनको बताया गया तो नेचुरली उनके मन में गुस्सा आया। उन्होंने हमारे अफसर को बहुत कोसा कि आपने मुझे बताया नहीं। तो उन्होंने यही बताया कि आपके साथ छोटे बच्चे थे, तो इसलिए हमने उस समय आपको ये बताना ठीक नहीं समझा, तो अब हम यहाँ पे आ गए तो हम वो कर रहे हैं। और बाद में जो है उनकी मिसेस को जो है बीजेपी से टिकट मिला था, और मेरे ख्याल नोएडा से वो जो हैं गुरुग्राम से वो एमपी भी रही हैं। तो सुखबीर सिंह यादव थे जिन्होंने अपने प्राण जो है उस युद्ध के दौरान न्यौछावर किए। तो और भी हमारे जवान थे जिन्होंने इस तरह से बहुत अच्छे कारनामे किए हैं। और बीएसएफ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि जहाँ भी हम लोग बैठे हुए थे, जिस भी इलाके में बैठे हुए थे, मैं अपने जवानों के लिए बोल रहा हूँ कि जहाँ भी हम बैठे हुए थे वहाँ से कोई भी घुसपैठ नहीं हो पाई। और ये ब्रिगेड के लिए बहुत एक बड़ी बात थी। और वो अक्सर हमारे को बताया करते थे कि ये बीएसएफ वालों को देखो, इनके एरिया में कहीं भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई है। और बड़ी मतलब कि अब वो कितनी भी विकट परिस्थितियाँ रहें, बीएसएफ के पास वो ऑप्शन है ही नहीं कि वापस आना है। वो लोग उन्होंने जो है विंटर वो वेकेटेड पोस्ट छोड़ी, उनको ऑक्यूपाई किया गया। और यहाँ पे जो बताया गया कि गडरिये ने बताया आर्मी को डॉक्यूमेंट्री में, वो भी ठीक नहीं है। बीएसएफ की इंट एजेंसी थी, बीएसएफ के इंटेलिजेंस में हमारे इंस्ट्रक्टर भी थे श्री ओम शंकर झा। उस टाइम वहाँ पे वो
डीसी जी थे, तो उन्होंने ही जो है ये रिपोर्ट जारी की थी कि भैया यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन इस एरिया में कारगिल के हो चुकी है। और हमारे इंस्पेक्टर जी थे मोहम्मद शबीर, वो जी में इंटेलिजेंस में, तो उन्होंने ये गडरियों से मिलके कंफर्मेशन लेके और ये खबर रिपोर्ट जो है आर्मी को दी थी। तो उन्होंने इनिशियली जो है ये सोच के कि बीएसएफ वालों की खबर कहाँ इतना पुख्ता होगी करके जो थोड़ा ध्यान से नहीं लिया, लेकिन बाद में ये हकीकत में बदल गई कि नहीं ये सच है। तो बाकी जो है मैं आप सबका आभारी हूँ, और मैं ये जो आप लोगों ने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस तरह से कि ये देख के कि ये देश की जनता हमारे पीछे खड़ी है, इससे हमारा मनोबल और बढ़ता है, ठीक है, और हमें हौसला मिलता है कि हम जो है किसी भी कीमत पे देश की रक्षा करें, चाहे इसमें हमारे प्राणों की आहुति क्यों ना दी जाए। और अंत में मैं एक लाइन कह के ये ख़त्म करूँगा कि इससे अच्छा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता कि अपने पूर्वजों की राख और देवताओं के मंदिर की रक्षा करते हुए अगर अपने प्राण चले जाएं। जय हिंद। एक छोटी सी सूचना देना चाहूँगा मैं यहाँ। हर साल पूरे भारतवर्ष में हमारे बीएसएफ का रेजिंग डे मनाया जाता है, तो वो अलग अलग जगह पे मनाया जाता है। पिछली बार जो है जोधपुर में राजस्थान में मनाया गया, और इस साल जो है वो हमारा सौभाग्य है कि भुज में मनाया जाएगा। तो हमारे बीएसएफ के पूरे भारत में जो डिप्लॉय हैं सिपाही, सब जगह सब फ्रंटियर से कंटिजेंट आएंगे, और वो लगभग 18 से 22 नवंबर के बीच वो डेट वो पक्की हो जाएगी। हम हिम्मत सिंह जी के जरिए आप लोगों को कन्वे कर देंगे। तो हमारा ये आपसे निवेदन है कि जब हमारा रेजिंग डे होता है तो सभी लोग पधार के जो है उस मौके में हमारी परेड देखें, और अपने जो भावी जनरेशन है उसको भी प्रेरणा जो है मिलेगी उससे। तो मेरे तो नोडल पॉइंट में तो हिम्मत सिंह जी हैं, मैं तो उन्हीं को जानता हूँ। वो सीमा जागरण मंच मेरे लिए तो हिम्मत सिंह जी हैं, और बाकियों के नाम याद करने में मेरे को थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, पर मैं वो बाई फेस में सबको जानता हूँ, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। धीरे धीरे हो जाएगा। तो एक इनके खजांची हैं, उनको भी मैं पहचानता हूँ, ठीक है। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। સજ્જનો, આ એક એવી જગ્યા છે જ્યાં પોતા માટે કાંઈ નથી છતાં પણ બધું પોતાનું છે, આવી ભાવનાથી આ બીએસએફ કાર્ય કરી રહ્યું હોય છે। અને આવા વિકટતમ પરિસ્થિતિઓના સામના કરી અને આપણા સૌ માટે મા ભારતીની રક્ષા માટે આ જવાનો જાગ્રત રહેતા હોય છે। ફરી એકવાર તાળીઓના નાદની સાથે અભિવાદન કરીએ। બસ સજ્જનો, આપ સૌએ આપનો કિંમતી સમય આજના આ ઉત્સવની ઉજવણી દિવસ નિમિત્તે ફાળવ્યો, એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર।